हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहन सिंह सरंगदूत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पॉलिटिकल विजडम पर। देखिए, आज एक अपन नई शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर, जिसे हम आज इस क्लास में, इस पूरे लेक्चर में पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप जिस भी एज ग्रुप के हों, जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, अगर आपके उस एग्जाम में एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो मान लीजिए कि इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और एनसीईआरटी एक फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करती है, आपका फाउंडेशन डेवलप करती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है, आपकी समझ पैदा करती है। और यदि आप 10th क्लास में हैं तो बोर्ड के एग्जाम्स आपके सामने हैं, उस लिहाज से भी आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी से अगर सवाल बने तो मान लीजिए कि इस चैप्टर से भी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं चीजों को। कोशिश हमारी रहेगी कि अपन एक क्लास के अंदर, एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, आगे आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिखेंगे, ये हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल रहेंगे आपके अपने पॉलिटिकल विजडम नाम के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। तो आप विजिट करें और इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हैं तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। सभी फ्रेंड्स के साथ आप लोग इस क्लास का लिंक शेयर करें और सभी को बताएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। मैक्सिमम शेयर करें एंड मैक्सिमम सपोर्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज की इस क्लास में डिस्कस क्या करना है अपने को, एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th की ज्योग्राफी है। फ्रेंड्स, एक ही क्लास में अपन इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। देखिए, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के टाइप्स देखेंगे अपन, क्रॉपिंग सीजन देखेंगे अपन, और फिर इसके अलावा अपन डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में समझने वाले हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं, और एक इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। लास्ट में भूदान और ग्रामदान करके एक टॉपिक और इसमें इंक्लूड है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना समय वेस्ट किए अपन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझो क्या कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर यहाँ पर डोमिनेंट है। और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्रोवाइड करने का जो एक फील्ड है, सेक्टर है, वो भी कौन सा है आपका, प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। तो लिखा हुआ भी है हमारे यहाँ पर, देखिए आप, जो 2/3 है, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। मीन्स कौन सी एक्टिविटीज करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज में इंडल्ज है, प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं, खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बात करते हैं अपन कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है। देखिए, यहां पर मैंने जहां जहां जो है जरूरी लग रहा था मेरे को, मैंने मेंशन किया है। 3 मार्क्स क्वेश्चन यहां से बन सकता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग से पहले आपको ये समझना होता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर 3 चीजें हैं। पहला क्या है, फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट कैसा है, ये भी काफी हद तक जो आपके डिटरमाइन करेगा कि एग्रीकल्चर का टाइप क्या रहने वाला है। सेकंड इसमें आता है फ्रेंड्स टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर किस लेवल का होगा, किस टाइप का होगा वगैरह। तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर कि आपको टेक्निक्स पता है या नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं पता तो ट्रेडिशनल खेती होगी, और अगर टेक्नोलॉजी पता है तो अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाके खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में आप ड्रिप इरिगेशन बता सकते हैं, स्प्रिंकलर्स बता सकते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह कह सकते हैं, मॉडर्न इनपुट्स कह सकते हैं, है ना। इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। मींस ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों पर बेस्ड है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस को अपन कैसे समझेंगे, जैसे कई सारे फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल जो पीपल होते हैं, फॉरेस्ट पीपल होते हैं, वो उनके कल्चर का पार्ट होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन फ्रेंड्स, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको अपन स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि इसके अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज में। इवन हमारे देश के अंदर भी अलग अलग राज्यों में इसके डिफरेंट नेम्स हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए आप, हाँ, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। और बात करते हैं अपन, देखिए एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है, एक इसमें आपका आता है ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के बाद में फिर अपन क्या पढ़ते हैं इसमें, कमर्शियल फार्मिंग, है ना, प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। और डिस्कस करेंगे अपन सबसे पहले
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक वर्ड आपके सामने आप देख रहे हो प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो बहुत लंबे समय से हम यूज करते आ रहे हैं ना, या फिर कोई चीज प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो बहुत जो पुराना जो सिस्टम है, पुराना जो मेथड है फार्मिंग का, सबसे पुराना प्राचीन काल से, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। इट इज प्रैक्टिस ऑन, अब ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको ढंग से पढ़ना है। ये अगर पॉइंट्स पढ़ेंगे तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। डिफरेंस मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे देता हूं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, आगे मैंने आपसे कहा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसके अंदर सारी की सारी चीजें ट्रेडिशनल यूज होती है, लेबर कम चाहिए, या फिर यूं कहें कि घर के लेबर से, कम्युनिटी लेबर से काम चल जाता है। ट्रेडिशनल टूल्स इसमें यूज करते हैं, और साथ में अगर अपन मैन्युफैक्चर इसमें मैन्योर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह मॉडर्न इनपुट्स इसमें यूज नहीं करते हैं। लेकिन कहां करते हैं वो इसके बाद वाला जो है, इसको अपन बोल रहे हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, उसमें करते हैं। उसमें जमीन भी ज्यादा होती है, इसमें जमीन कम होती है। उसमें सारे आपके मॉडर्न टूल्स यूज करते हैं, HIV सीड्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, इरिगेशन यूज करते हैं, लेबर हायर करना पड़ता है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, इसमें प्रोडक्शन कम होता है। ये सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, और वो सेल्फ कंजप्शन प्लस मार्केट में सेल करने के लिए भी होता है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखें। एक एक करके अपन पॉइंट पढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या है इसमें? इट इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, एरिया छोटा होगा फ्रेंड्स, है ना। सेकंड इसमें क्या आएगा? विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। अब प्रिमिटिव टूल्स कौन कौन से? मैंने यहां पर कुछ टूल्स ऐड कर रखे हैं, डाउ, और ये है इसको हाउ बोलते हैं, है ना, और डिगिंग स्टिक्स जो ये लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रिमिटिव टूल्स अपन यूज करते हैं इसके अंदर। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे एकदम फ्री में, पॉलिटिकल विजडम नाम से आप सर्च करें, ठीक है फ्रेंड्स, और पढ़ाई का आनंद लें। तो 2 पॉइंट अपन देख चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? फैमिली और कम्युनिटी लेबर से काम चलेगा, मीन्स लेबर हायर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कम्युनिटी लेबर का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा हो, अगर देखा हो, सुना हो, जैसा भी गांव के अंदर क्या होता है कि एक, जैसे मान लीजिए आस पड़ोस के लोग हैं, एक घर में कोई काम है तो सारे लोग मिलके उस घर में काम करवाएंगे, अगले दिन वापस दूसरे घर के खेत पे काम करवाएंगे, फिर तीसरे दिन अगले घर के खेत पर काम करवाएंगे। ऐसे सारे जो पड़ोसी होते हैं वो एक एक करके एक दूसरे की मदद करते हैं, खेतों पर जाकर काम करते हैं, और उनका सारा काम आपस में जो कम्युनिटी लेबर है उससे हो जाता है। अगला बात करते हैं अपन, इट डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, ये जो आपके प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करती है? मॉनसून पे डिपेंड करती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इरिगेशन इसमें नहीं होता है, मॉनसून पे डिपेंड करती है। सेकंड इसमें आता है नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल पे डिपेंड करता है, मींस इसमें कोई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, वीडिसाइड्स वगैरह यूज नहीं होता है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो है उनसे काम चलता है। बारिश होती है, रेनफॉल मॉनसून के टाइम पर, उससे काम चलेगा। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर प्रोडक्शन भी क्या होने वाला है? कम होने वाला है ना। आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट, इसको और क्या बोलते हैं अपन? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं इसको? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। अच्छा, स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं? इसका तरीका क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं, है ना। इसका जो मेथड है वो मेथड क्या है, आपने क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ा हो सकता है। स्लैश का मतलब होता है काटना, बर्न मीन्स आप लोग जानते हैं जलाना। तो होता क्या है कि पहले जो फॉरेस्ट पीपल है वो एक पैच ऑफ लैंड जो है फाइंड आउट करते हैं कि यहां पर हमें खेती करनी है। वहां पर जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज की जो ब्रांचेस वगैरह होती है उनको साफ कर देते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं। एक जगह सब उनको इकट्ठा करके, ब्रांचेस, पत्तियां वगैरह सब सूख जाने के बाद में उनमें आग लगा के और उसको वहां पर खत्म कर देते हैं। जो यहाँ पर राख डेवलप होती है, राख पैदा होती है, उस राख को वहीं पर बिखेर देते हैं। राख में होता है पोटाश जो कि सोइल को फर्टाइल करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड के ऊपर ये लोग बीज बिखेर देते हैं। मॉनसून के टाइम पर बारिश होती है, इस तरह से सोइंग होती है, उसके बाद लास्ट में हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के बाद उस जमीन को ये लोग छोड़ देते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, कई बार 12 साल। तो फिर यही काम ये दूसरी जगह जाके करते हैं, सेम चीज। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं अपन। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें इसके अलग अलग नाम है, ये अपन बात करेंगे। तो फार्मर्स क्या करते हैं? स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। सोइल की फर्टिलिटी जब डिक्रीज हो जाती है तो इस जमीन को छोड़ के दूसरी जमीन पर चले जाते हैं, वहां पर वापस ये सेम चीज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये जो शिफ्टिंग ये लोग करते हैं, शिफ्टिंग से होता क्या है कि सोइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है ये रिगेन हो जाती है। बस कारण ये है, ध्यान रखिएगा। अगर सवाल बने तो 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लेश एंड बर्न में आप कुछ इस तरह से फोटो देख सकते हैं जो मैंने इसमें इनपुट कर रखा है। अब यहां पर देखिए जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है ये क्या रहती है, कम रहती है। बिकॉज कारण क्या है, यहां पर जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनका यूज नहीं हुआ है, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं किए गए हैं, दैट्स व्हाई इसकी जो प्रोडक्टिविटी वो क्या रहती है, कम रहती है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक एंड यू कैन से इनऑर्गेनिक मेथड्स, तो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर फर्टिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो थोड़ा सा डाउन रहता है। नेक्स्ट कारण क्या है वो अपन बात कर ही चुके हैं। अगला, अब इसके देखिए डिफरेंट नेम्स हैं, स्लेश एंड बर्न के क्या है, इसके अलग अलग नाम हैं। यहां पर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, कॉलम ए कॉलम बी करके। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी कॉलम ए और कॉलम बी के सवाल बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से आप इसको देखें। पहला, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, तो पहला है इसमें मिल्पा, है ना। तो मिल्पा जो है स्लेश एंड बर्न का जो नाम है मिल्पा, ये कौन सी कंट्री में बोलते हैं फ्रेंड्स। यहां पर अलग अलग नाम आएंगे, इनको याद करने के तरीके जो है ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को अगर याद करना चाहें, याद नहीं हो रही हो, तो एक तरीका होता है उसको बड़ा अजीबोगरीब तरीके से स्टोरी क्रिएट करके आप उसको याद करने की कोशिश करें, एकदम से याद हो जाएगा। मीन्स आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब स्टोरी क्रिएट करनी है, उस कहानी में विजुलाइज करना है कि मिल्पा, जैसे मिल्पा से आपने मालपुए बना दिए, फिर उसके बाद में आपने मालपुए कहां खाए, तो बोले मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाके आपने मालपुए खाए, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। मालपुए से आपको सीधा क्या याद आएगा, मिल्पा याद आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप सिर्फ स्टोरी क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा, इसको विजुलाइज भी करना पड़ेगा। एकदम जो वियर्ड थिंग्स होती है ना, वियर्ड थिंग्स, वो आप दिमाग में लेके आए, विजुलाइज करें, गारंटी आपको याद रहेगा। तो आपने मालपुए कहां खाए फ्रेंड्स, बताओ, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कोनुको। कोनुको इन वेनेजुला, मीन्स वेनेजुला में इसको क्या बोलते हैं, कोनुको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कोनुको से आप कोकोनट कह सकते हैं। कोकोनट की चटनी आपने वेनेजुला में अपने फ्रेंड के साथ में खाई थी, आप याद करो, आपको पता है, तो विजुलाइज करना है फ्रेंड्स। अगला है रोका। रोका इन ब्राजील, तो रोका से रॉक बन सकता है, ड्वाइन जॉनसन जिसको आप रॉक बोलते हैं, रेसलर, है ना। तो आपने रॉक की फाइटिंग देखी ब्राजील में, खुद आंखों से देखी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मसोले। मसोले से बन जाएगा मसाले, और मसाले आपके कहां के फेमस हैं, सेंट्रल अफ्रीका। आपकी दादी वहां गई थी एक बार, और आपकी दादी वहां से क्या लेके आई थी, मसाले लेके आई थी सेंट्रल अफ्रीका से। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला फ्रेंड्स लेडांग। लेडांग में सिंपल सा, लेडांग में डी आ रहा है, यहां पर भी इंडोनेशिया में डी आ रहा है, लेडांग इंडोनेशिया। मीन्स द स्लेश एंड बर्न इज नोन एज लेडांग इन इंडोनेशिया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसमें आएगा रे। और रे जो है ना, ये स्लेश एंड बर्न का नाम है, जूमिंग कल्टीवेशन का नाम है। बोलो इसको कहां बोलते हैं, वियतनाम में। तो वियतनाम में सूरज की पहली किरण आपने देखी, बोलो कहां देखी, वियतनाम में। क्या देखी, सूरज की पहली किरण, जिसको अपन रे बोलते हैं, रे इन वियतनाम। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। बने रहिए, हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, एक एक चीज को सामने लेके आएंगे, मदद आपकी पूरी होगी। चाहे आप 10th में हो, चाहे आप राजस्थान लेवल का कोई गवर्नमेंट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का कोई एग्जाम जो है यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, उसकी तैयारी में यदि आपके एनसीईआरटी प्रिपरेशन करनी है आपको, तो मान लीजिए कि ये चैनल आपको काफी हेल्प करेगा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। इंडिया में इसके अलग अलग नाम है, देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट यहां पर क्या है फ्रेंड्स, बेवार। और बेवार को बोलते हैं फ्रेंड्स दहिया, है ना, बेवार या फिर दहिया। तो दही का ही दूसरा नाम है नहीं है, लेकिन आपको सोचना है, विजुलाइज करना है, वियर्ड थिंग्स दिमाग में डेवलप करनी है, तब जाके वो चीज याद रहेगी। इस फॉर्मूला को सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जहां आप चाहें, जो चीजें याद नहीं हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेवार, दहिया। और आपने दही कहां खाया फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। उस दही का नाम क्या, बहुत स्पेशल दही था, उसका नाम क्या था, यस, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा दही था, वो बेवार। बात करते हैं नेक्स्ट, पोडू और पेंडा। छोटे छोटे जीव आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं, पोडू और पेंडा। इन दोनों छोटे छोटे जीवों को आपने पहली बार देखा है, और आप गवर्नमेंट को बताने वाले हो कि मैंने इन स्पीशीज को पहली बार देखा है। बोलो कहां देखा आपने, आंध्र प्रदेश में देखा है ना। ये याद करने का तरीका आप डेवलप कर सकते हैं, पोडू एंड पेंडा, आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें पामाडावी, कोमन एंड ब्रिंगा, ये तीनों एक ही नाम है, पामाडावी, कोमन और ब्रिंगा। तो ये जो है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आपके ऊपर जो है ये है कि आप इसको कैसे लर्न करते हैं। तो ये आप जो है आपने देखा उड़ीसा के अंदर फ्रेंड्स, कहां पर, उड़ीसा में, है ना, पामाडावी, कोमन और ब्रिंगा। तो थोड़ा सा बैंगन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना, बैंगन से रिलेट कर सकते हैं कि एक अजीब तरह का जो बैंगन है ना, जिसके सब तरफ कांटे हैं और सारे कांटों को हटा के फिर आप सब्जी बनाएंगे। तो ऐसा कुछ अजीब चीज आप जो है दिमाग में विजुअलाइज करें। ब्रिंगा, उसी के अलग अलग नाम है, लोगों से पूछा कि बोले इसको ब्रिंगा नहीं बोलते, इसको तो कोमन भी बोलते हैं, फिर दूसरे ने बोला इसको पामाडावी भी बोलते हैं, लेकिन ये सारे लोग बोल कहां पर रहे हैं, उड़ीसा में बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद करने का तरीका आप अपना सर्च आउट करें। नेक्स्ट है कुमरी, कुमरी बोलो या फिर कुमारी बोलो या फिर कुंवारी बोलो, कुंवारी कन्या, वेस्टर्न घाट्स, जैसे भी आपको याद करना याद करें, कुमारी, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वालरे या फिर वालतरे, क्या है फ्रेंड्स, वालरे या फिर वालतरे। तो जो राजस्थान का साउथ वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट वाला पार्ट, वहां पर जो पहाड़ियों में लोग खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, वालरे या फिर वालतरे बोलते हैं। साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर इसको बोला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हमारे राजस्थान में, उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, है ना, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वहां पर इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वालतरे या फिर वालरे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खील, खील जो है हिमालयन बेल्ट में इसको बोलते हैं। खील कहें, कुल्स कहें, गुल्स कहें, आप लोग वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में पढ़े हो, है ना, आप उसको जो है दिमाग में लेके याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, खिल। तो फूल खिला, फूल कहां खिला, हिमालयन बेल्ट में खिला, आप ऐसा इसको याद करके दिमाग में बिठा सकते हैं। नेक्स्ट कुरुआ, कुरुआ कहां पर, झारखंड के अंदर। कुरुआ आप ऐसा मान के चलें कि मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, कुरुआ, हलबाज, बतराज, है ना, और भी कई सारी कम्युनिटीज हैं, गोंड्स हैं, ओरियंस हैं वगैरह, इस तरह की संथाल्स, इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं, उनमें एक कम्युनिटी आप और अटैच कर लो, कुरुआ है, नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है कुरुआ, और कहां पर, बोलो झारखंड के अंदर। नेक्स्ट फ्रेंड्स है जूमिंग, है ना, जूमिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके डिफरेंट नेम्स थे। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फ्रेंड्स बने रहिए, और आप इस पूरी क्लास को रिवीजन के लिए फास्ट मोड स्पीड में डालकर, फास्ट स्पीड मोड में डाल के भी आप इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिले, है ना, बेटर कंटेंट मिले, और कोशिश मेरी रहेगी कि ये कंटेंट आपका यूनिक हो, विद नोट्स आपको ये कंटेंट मिले, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। सो अब बस आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, मैक्सिमम आप जो है अपना सपोर्ट एक्सटेंड करें, मैक्सिमम इस चैनल के बारे में और कंटेंट के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही है, अपन आगे बात करते हैं। विदाउट सपोर्ट कुछ चीजें संभव नहीं है, आपके सपोर्ट से ही सारी चीजें संभव होगी। बात करते हैं बी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बोलो फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम में क्या लिखा है, इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, बहुत सारी चीजें जो है इंटेंसिवली यूज होगी, है ना। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह, है ना। यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि इस फार्मिंग में जो आपका प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो सेल्फ कंजप्शन प्लस जो सरप्लस अमाउंट है उसको मार्केट में सेल करने के लिए भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है, तो बेसिक बातें ध्यान में रखना। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। इट इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ऐसे एरियाज में ये आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस होता है जहां पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो फूड ग्रेन की डिमांड ज्यादा है, फूड ग्रेन की डिमांड ज्यादा है तो कल्टीवेशन भी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जमीन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो उस जमीन के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। मैक्सिमम डोजेज या फिर हाई डोजेज ऑफ इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाएंगे। HIV सीड्स का है, फर्टिलाइजर्स का है, पेस्टिसाइड्स का है, इंसेक्टिसाइड्स का है, विडिसाइड्स का है, इरिगेशन का है, मॉडर्न टूल्स एंड मशीन्स का है, ये सब इसमें यूज किए जाएंगे। और लेबर भी हायर करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इस तरह की बातें हैं, बस एक एक करके पॉइंट पढ़ लो आप लोग। तो ये पहली बात आप लोग समझ चुके हैं ना, ऐसे एरियाज में प्रैक्टिस होती है जहां पर पॉपुलेशन प्रेशर क्या हो, ज्यादा। नेक्स्ट लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें लेबर की आवश्यकता होती है, ज्यादा होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला, इसमें हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यूज होते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था
हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यूज होता है। एग्जाम्पल क्या दोगे? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, है ना, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला, हाई लेवल ऑफ इरिगेशन इसमें चाहिए। फ्रेंड्स क्या चाहिए? ज्यादा इरिगेशन इसमें चाहिए, हाई लेवल ऑफ इरिगेशन इसमें चाहिए। अगली बात करते हैं हायर प्रोडक्शन। तो फिर प्रोडक्शन कैसा होगा फ्रेंड्स? जब सारी चीजें इनपुट आप ज्यादा दे रहे हो तो आउटपुट भी ज्यादा होगा ना, है ना? तो ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? हायर प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, बात करते हैं, यहाँ पे एक नोट है फ्रेंड्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन इसी को पूछने का एक और तरीका है, बोलो क्या? कि देयर इज अ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, हाउ? या फिर आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ इनहेरिटेंस। आप इसको एक्सप्लेन कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा प्रेशर क्यों है जमीन के ऊपर, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि 50 साल पहले आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के पास में, दादा परदादा के पास में 20 बीघा जमीन थी, फिर उनके बेटे हुए, 3 बेटे हुए, वो 3 में डिवाइड हुई, फिर उनके आपस 2-2 बेटे हो गए, अब उसको आपस 6 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब वापस उनके जो है 2-2 बेटे और हो गए, तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? कहने का मतलब ये होगा कि सक्सेसिव जनरेशंस में जो लैंड है उसको अपन डिवाइड करते जाएंगे, तो फिर आने वाले टाइम में जो जमीन की जो साइज है, लैंड की जो साइज है, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। भाई, पिताजी की जमीन बेटों के हक में आएगी ना, बेटों और साथ में गवर्नमेंट, तो भाई साहब ये लॉ भी है कि बेटियों के साथ बेटियों के हक में भी आएगी। तो कुल मिला के पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जाएगा, खेती की जमीन को डिवाइड करेंगे अपन, 2 बेटे हैं तो 2 में, 3 बेटे हैं तो 3 में। ऐसे डिवाइड करते रहने से उस जमीन की जो साइज है वो कम होती जाएगी, फ्रेगमेंटेशन बनेंगे। ऐसे में जो जमीन की साइज है वो इतनी कम हो जाएगी कि वहां पर खेती संभव नहीं है। फिर एक तरीका है, आप लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन, या फिर एक और है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सब लोग अपनी जमीन मिला लो और फिर उसके ऊपर कलेक्टिवाइजेशन करो, है ना, कलेक्टिव फार्मिंग करो। तो बात करते हैं द डिवीजन ऑफ लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेशन। और उससे हुआ क्या? जो आपकी लैंड होल्डिंग साइज है ये कैसी बन चुकी है? अनइकोनॉमिकल बन चुकी है। और फार्मर्स क्या करते हैं? ऐसी कम जमीन के ऊपर कल्टीवेशन कंटिन्यू रखते हैं, बट ज्यादा प्रोडक्शन लेना है तो फिर आपको ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा, मींस हायर डोजेज ऑफ आपके जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो आपको इसमें डालने पड़ेंगे, है ना? ऐसा करने से ऑब्वियस सी बात है, जमीन को भी खतरा है, सोइल को भी खतरा है, और प्रेशर भी बन ही रहा है। और फिर अपन बात करते हैं कि लैंड होल्डिंग साइज कम तो होने वाले ही नहीं, बढ़ने वाली तो है नहीं है, ये अगेन आगे से आगे जो है कम होने वाली है। इस तरह की समस्याएं आती है, तो आप ध्यान में रखिएगा। डिवीजन ऑफ लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेशंस, इट हैज लेफ्ट द लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, so the farmers continue to take maximum output from the limited land, so there is an enormous pressure on agricultural land. ये 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पर बन सकता है ना? Why is there enormous pressure? और ये क्या होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस? तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। तो अब हमें डिस्कस करना है नंबर सी पे, कमर्शियल फार्मिंग, और इसके ऊपर 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। कमर्शियल फार्मिंग नाम से पता पड़ रहा है, ऐसी फार्मिंग जिसमें प्रोड्यूस को अपन मार्केट में सेल करने के लिए अपन ऐसी फार्मिंग करें। तो कमर्शियल फार्मिंग में अपन जानते हैं कि इसमें हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं। मॉडर्न इनपुट्स के एग्जांपल्स आप देख सकते हो, एचवाईवी सीड्स जिनको अपन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, एंड पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे। और एचवाईवी सीड्स मतलब आप जानते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, इनसे प्रोडक्शन बढ़ जाता है एक ही प्लांट के ऊपर। और ये सब आपके मॉडर्न इनपुट्स हैं जो यहाँ पर ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। एक बात और ध्यान में रखें फ्रेंड्स, आपकी द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये वरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एग्जांपल क्या देंगे आप कि राइस जो है, राइस ये एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा एंड पंजाब के अंदर, लेकिन उड़ीसा की अगर अपन बात करें तो ये उड़ीसा में सबसिस्टेंस क्रॉप है फ्रेंड्स। क्या है? सबसिस्टेंस क्रॉप, मतलब कि वहां पर लोग सुबह शाम भोजन में यूज करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लांटेशन। तो प्लांटेशन जो है वो एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है, इसके ऊपर भी सेपरेट आपको 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। बात करते हैं प्लांटेशन होता क्या है। तो सिंगल काइंड ऑफ क्रॉप को जो अपन लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्लांटेशन बोलते हैं। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट जो हमारे सामने है, इट हैज एन इंटरफेस, इट इज हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फ्रेंड्स ये जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक मोड होता है, इंटरफेस होता है, कनेक्शन होता है, जो किसको ज्वाइन करता है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है।
ध्यान रखिएगा, फिर से बोल देता हूं, प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, एक तरह का एक इंटरफेस है। बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके अंदर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज होते हैं। फ्रेंड्स, क्या कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज होते हैं? क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैपिटल का मतलब ना सिर्फ पैसा होता है, इवन हर वो चीज होती है जो हमें रिसोर्सेस या फिर प्रोडक्शन में मदद करती है। तो कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स इसमें जो है यूज होते हैं, और हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स की मदद से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो प्लांटेशन है वो होते हैं। और क्लास अपने हिस्ट्री में देखिए आप 10th के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें अपन पढ़ते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पर जब वो आपके आसाम में टी प्लांटेशन वगैरह हुआ करते थे, तो वहां पर ये छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, उड़ीसा से इन वर्कर्स को वहां पर ले जाया जाता था। तो माइग्रेंट लेबरर्स की मदद से आपके प्लांटेशन में ये जो है लेबरर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। अगला इसमें आएगा फ्रेंड्स, ऑल द प्रोड्यूस, जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। प्लांटेशन से जो भी आपका प्रोड्यूस आएगा वो प्रोड्यूस अपन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल यूज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैगरी बनानी है, तो उस इंडस्ट्री में शुगर कैन क्या हो जाएगा आपका? यस, रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क चाहिए होता है। बताओ किस चीज का? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। क्यों चाहिए होता है? ताकि अपन क्या करें बताओ, इन तीन चीजों को कनेक्ट कर पाए। तीन चीजें कौन सी? प्लांटेशन एरियाज, सेकंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और थर्ड कौन सा हो जाएगा? मार्केट्स। इन तीन चीजों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तीनों को कनेक्ट करने में। बताओ किसको कनेक्ट करने में? प्लांटेशन एरियाज को इंडस्ट्रीज के साथ में, साथ ही साथ उनको मार्केट के साथ में, है ना। विदाउट इट ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। अगला, प्लांटेशन क्रॉप्स जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है ना, हम स्टेट्स के साथ इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टी के बारे में। तो टी के दो एरिया इसमें दे रखे हैं आपको, आसाम और नॉर्थ बंगाल। आसाम और नॉर्थ बंगाल, जो आपने दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, है ना। तो आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। फिर नंबर 2 पे आता है कॉफी, और कॉफी के लिए एक स्टेट फेमस है, वो है कर्नाटका। इसके बाद अपन बात करते हैं रबर की। तो और भी स्टेट्स आएंगे, लेकिन अपन उनको जब बाद में टॉपिक आएगा तब अपन पढ़ेंगे रबर के अंदर। तो रबर में केरला है, तमिलनाडु है फ्रेंड्स, कर्नाटका है। अच्छा, इसमें तो सारे के सारे आ गए हैं वैसे, है ना, सारे के सारे स्टेट्स अपन ने इंक्लूड कर लिए इसमें। तो रबर में एक बार फिर से बोलिए जरा। देखो, स्टेट्स जब भी आप पढ़ो, जब भी आप इनको समझो, तब हमेशा दिमाग में मैप क्रिएट करो। मैप लेके आओ कि यस, आपने जब तमिलनाडु बोला है तो तमिलनाडु आपको मैप में दिखना भी चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप उसको लॉन्ग टाइम तक रिटर्न नहीं कर पाओगे। रबर में कर्नाटका, देन तमिलनाडु, फिर उसके बाद में जो है आपका केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका है ना। इनको सीक्वेंस से भी आप याद रख सकते हैं। कर्नाटका है फ्रेंड्स, उसके बाद में केरला है, उसके बाद तमिलनाडु है ना। साथ साथ अंडमान एंड निकोबार भी है, अंडमान एंड निकोबार है। और इसके जस्ट नॉर्थ में यहाँ पर देखोगे आप तो क्या है फ्रेंड्स? मेघालय। और मेघालय में क्या? गारो हिल्स। तो गारो हिल्स आपने नाम सुने होगा, गारो, खासी, जयंतिया, 3 हिल्स हैं, हिल रेंजेस हैं यहाँ पर आपके मेघालय के अंदर। शुगर कैन की बात करते हैं। शुगर कैन देखिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में ग्रो की जाती है। इसमें एरियाज में विशेष तौर से यूपी और महाराष्ट्र तो ध्यान में रखना ही रखना है। और भी है, बात करेंगे अपन आगे। तो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें बनेना में आपको कुछ स्टेट्स ध्यान में रखने हैं, और वो है केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। फ्रेंड्स क्या क्या बोलो? केरला, मिजोरम, उसके बाद है महाराष्ट्र एंड देन तमिलनाडु। अगर आपको स्टेट्स याद ना भी हो तो यहां थोड़ा सा यूज कर सकते हैं अपन कॉमन सेंस। वो ये क्या है कि ऐसे स्टेट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो अपन लिखें, कम से कम 6-7 स्टेट्स के नाम, उसके बाद एटसेट्रा लगा सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा यूज तब करें जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी तो आपको याद करना ही है। अगला, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। फ्रेंड्स, क्या? क्रॉपिंग पैटर्न। हमारी इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। इंडिया में क्या, सब जगह देखो आप। तो 3 क्रॉपिंग सीजन्स कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। मींस डिटेल अगर आपसे पूछे तो खरीफ, रबी एंड जायद, इन तीनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? देखते हैं अपन आगे। इंडिया में तो आपके 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, कौन कौन सी हैं? रबी है, खरीफ है एंड जायद है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में सबसे पहले देखो आप,
हमें क्या देखना है, इन तीनों सीजन्स में सोइंग देखनी है, हार्वेस्टिंग देखनी है, क्रॉप्स के एग्जांपल्स देखना है, स्टेट्स देखना है। कुछ बात समझ में आ रही ना फ्रेंड्स आपको? क्या क्या सोइंग देखनी है, हार्वेस्टिंग देखनी है, क्रॉप्स देखनी है और स्टेट्स के एग्जांपल्स देखना है, और कुछ अदर फैक्ट्स हो तो वो आपको देखना है। बात करते हैं सबसे पहले सोइंग। रबी क्रॉप्स को सर्दियों में ग्रो किया जाता है। सोइंग कब होती है? सर्दियों में होती है, विंटर में होती है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। और अक्टूबर से थोड़ा सा पहले सितंबर अक्टूबर के आसपास आपकी कौन सी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है? ये देन यू विल से खरीफ क्रॉप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। तो सोइंग कब होती है इसकी? विंटर में, है ना, अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्टिंग कब होती है फ्रेंड्स? समर में, फ्रॉम अप्रैल टू मई। ये देखिए, अप्रैल टू मई आना चाहिए था, या फिर यूं कहें कि मार्च अप्रैल आना चाहिए था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया एनसीईआरटी में, अप्रैल से जून। ठीक है, फिर भी अपन एनसीईआरटी में जो लिखा उसी को अपन मानेंगे, तो अप्रैल से जून आप इसको लिखें। फिर इसके बाद क्रॉप्स के एग्जांपल्स में ध्यान में रखो, क्रॉप्स बहुत जरूरी है। वीट, देखो इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज रबी ऑब्लिक खरीफ ऑब्लिक जायद क्रॉप, है ना। तो जायद तो आसान है, अपन रबी और खरीफ में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको ढंग से करें। सबसे पहले वीट, देखो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ मान लीजिए भाई बहन है, दोनों साथ में ग्रो होंगे, है ना, तो वीट एंड बार्ले, जौ। फिर उसके बाद में है पीज, मटर, ये किसमें आएगा फ्रेंड्स? रबी में आएगा। इसके बाद चना और सरसों, चना और सरसों, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये भी किसमें आते हैं फ्रेंड्स आपके? यस, बोलना मत, रबी में आते हैं। इसके बाद स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, आप पहले ये भी देख सकते हो, आप उत्तर प्रदेश कर लो, पंजाब कर लो, हरियाणा कर लो, ये 3 नाम तो अपन बता ही सकते हैं। साथ साथ में राजस्थान भी बता सकते हैं अपन, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान बता सकते हैं अपन। पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये 3 तो ध्यान में रखेंगे ही सही, क्योंकि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था, इसका मैक्सिमम जो फायदा हुआ है वो 3 राज्यों को हुआ है ना, इसमें आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान यू कैन ऑल्सो से। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड भी मेंशन करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो हमें डिस्कस करना है वो है नोट। नोट क्या है फ्रेंड्स? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। आप याद करें, आपने अगर क्लास 9th में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ा हो ढंग से, तो उसमें हमने देखा कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर साइक्लोन्स बनते हैं, जेट स्ट्रीम्स भारत लेके आती है, और भारत के नॉर्थ में हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होता है। फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ एरियाज, यहाँ पर आपके विंटर में जो बारिश होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? मावट। और वो जो मावट है, विंटर में होने वाली बारिश, ये रबी क्रॉप को काफी हेल्प करती है। ऐसी बारिश क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स? रबी क्रॉप को काफी हेल्प होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट नंबर 2। अभी डिस्कस कर रहे थे अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फायदा है वो आपके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। एक बार फिर से बोलो, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s, लेट 1960s में पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, और साथ साथ में सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, रहा है इन सारे स्टेट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन, इससे काफी मदद हुई है। और कौन सी क्रॉप को ज्यादा मदद हुई है? तो फ्रेंड्स आप बता सकते हो, रबी क्रॉप, व्हीट एंड राइस स्पेशली, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का भी 1 बाय 1 अपने को वही डिस्कस करना है। फर्स्ट हमें देखना है ग्रोइंग, इसकी कब होती है ना, वो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि अक्टूबर से दिसंबर में सोइंग होती है आपके रबी की, तो उससे पहले अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास हार्वेस्टिंग किसकी होती है? खरीफ की होती है। तो फिर उसकी सोइंग कब होती है? वो होती है आपके मॉनसून में, जून में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर के आसपास वापस हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो सोइंग कब होती है या फिर इसको ग्रो कब करते हैं अपन? मॉनसून में, जून का महीना जरूर ध्यान में रखें। हार्वेस्टिंग कब होती है मैं आपको बता चुका हूं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। फिर क्रॉप्स के एग्जांपल्स महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इसमें पैडी। फ्रेंड्स क्या है? पैडी, या फिर आप राइस बोलते हैं। नेक्स्ट मेज है, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या है? मेज। और उसके बाद में ज्वार है फ्रेंड्स, क्या है? मक्का। ज्वार और बाजरा, जिस तरह से आपने गेहूं और जौ को भाई बहन बनाया था, उसी तरह से भाई बहन किसको बना सकते हैं? ज्वार और बाजरा को बना सकते हैं। साथ साथ में मक्का भी उनका फूफा है, कह सकते हो आप। तो मेज, ज्वार और बाजरा, है ना, आप इनके पेयर्स बना लो। क्या क्या बोलो फ्रेंड्स? मेज, ज्वार, बाजरा।
राइस तो साथ में है ही। देखिए बरसात के दिनों में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पानी सब तरफ भरा रहता है, और चावल के खेत में भी पानी भरा रहता है, तो आप इससे थोड़ा सा अटैच कर सकते हैं। राइस कौन सी क्रॉप है फ्रेंड्स? खरीफ क्रॉप है। इसके बाद कुछ दालों की अगर अपन बात करें तो तूर, जिसको अपन अरहर बोलते हैं, एक इसमें मूंग है, एक फ्रेंड इसमें उड़द है, और साथ में कॉटन और जूट भी है फ्रेंड्स। इसमें क्या है फ्रेंड्स? कॉटन, और कॉटन के बाद कौन सी है? जूट। भूलना मत, यहां कंफ्यूजन होता है। कॉटन जूट, कॉटन जूट कौन सी क्रॉप है? खरीफ। अगला है इसमें ग्राउंडनट, जिसको बोलते हैं मूंगफली। बरसात के दिनों में आपको सड़कों पे, चौराहों पे कई सारे लोग मूंगफली सेकते हुए दिखाई देते होंगे, धुआं वगैरह होता होगा, और फिर उससे आप पाव भर, आधा किलो, 1 किलो मूंगफली लेते हैं, और एकदम हरी मूंगफली आप जब खाते हैं बहुत मजा आता है। तो वो कौन सा सीजन चल रहा होता है? मॉनसून। और कहने का मतलब क्रॉप कौन सी है? खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट के बाद एक और इसमें है, वो है सोयाबीन फ्रेंड्स। कौन सी है? सोयाबीन। आगे बढ़े अपन। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। रिवीजन के लिए इसको फास्ट स्पीड मोड में आप इसको डालें, स्पीड बढ़ाकर इसको देखें, ताकि ये आपको और जो है चीजें फास्ट वापस रिकॉल हो जाए। एक बार ढंग से वीडियो देखने के बाद इसको फिर से आप रिप्ले करें, फिर से देखें, एग्जाम के टाइम पर भी इसको फिर से पढ़ें, देखें। अगला अपने को बात करनी है राइस ग्रोइंग एरियाज की फ्रेंड्स। किसकी बात करनी है? राइस ग्रोइंग एरियाज। राइस ग्रोइंग एरियाज में कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे तो काम हो जाएगा आपका। जैसे कि डेल्टाज जहां बनते हैं, जहां पर आपके कोस्टल रीजन्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी कह सकते हैं अपन, है ना। तो देखो जरा, पंजाब सबसे पहले कौन सा फ्रेंड्स? पंजाब। उसके बाद कौन सा है? हरियाणा। तो हरियाणा जो है रिसेंटली, मीन्स पंजाब एंड हरियाणा रिसेंटली इमर्ज हुए हैं इन दी ग्रोइंग ऑफ, या फिर यू कैन से इन दी कल्टिवेशन ऑफ राइस। इसके साथ में यूपी है फ्रेंड्स, इसमें बिहार है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। फिर वेस्ट बंगाल है फ्रेंड्स, इसमें क्या है फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल। इसके बाद में है इसमें आसाम, कोई कमी नहीं है पानी की। उड़ीसा में कोस्टल एरिया आता है, आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश में भी आपका कोस्टल एरिया आता है फ्रेंड्स, है ना। साथ साथ में तेलंगाना है इसके अंदर, तमिलनाडु है इसमें, केरला है, यहाँ पर कोस्ट जो है वो डेवलप होती है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट फ्रेंड। क्या है? कोंकण कोस्ट। ये जो कोंकण कोस्ट है, थोड़ा सा अपन इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये जो आपके यहाँ पर कोस्ट आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट, है ना। कोंकण कोस्ट के बाद यहाँ पर आती है कन्नड़ कोस्ट, उसके बाद आती है मालाबार कोस्ट। तो ये जो आपकी कन्नड़ कोस्ट है, सॉरी कोंकण कोस्ट, यहाँ पर आपके राइस का कल्टीवेशन कोंकणी पीजेंट्स करते हैं। कौन करते हैं? कोंकणी पीजेंट्स। और महाराष्ट्र का जो सेंट्रल प्लेट्यू है, या फिर जो प्लेट्यू वाला हिस्सा है, यहाँ से धनगर ट्राइब अपने अपने एनिमल्स के साथ में, अपने जानवरों के साथ में यहाँ पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मॉनसून से पहले यहाँ पर स्टे करते हैं, मॉनसून आने से पहले वापस ये अपने घरों पर चले जाते हैं। बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट। देखो अब नोट में आपको क्या ध्यान में रखना है। पहली चीज ये कि पेडी राइस की जो 3 क्रॉप है उनको इन 3 स्टेट्स में ग्रो किया जाता है। 3 क्रॉपिंग सीजन है राइस की। कौन कौन सी है? ओस, अमन एंड बोरो। ये क्या है फ्रेंड्स? 3 क्रॉप्स हैं राइस की। नाम क्या है इनका? ओस, अमन एंड बोरो। इनको ग्रो किया जाता है कहां पर? आसाम में फ्रेंड्स। कहां पर? आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो मैप कैसे ध्यान में रखेंगे अपन? मैप का कुछ वापस ऐसा ही है। तो यहाँ पे आसाम है, आप जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल है, और क्या है फ्रेंड्स? उड़ीसा है। तो सीक्वेंस में है आपके, है ना, सीक्वेंस में है क्या क्या? आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ पर 3 क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन। कौन कौन सी है? ओस, अमन एंड बोरो। अब ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी आप इसको देखना चाहे तो देख लो। ओस सोइंग कब होती है? मार्च से अप्रैल, अमन जून से जुलाई, और फिर बोरो नवंबर से दिसंबर या फिर जनवरी तक जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है फ्रेंड्स? जुलाई अगस्त में। अमन की हार्वेस्टिंग कब होती है? नवंबर दिसंबर में। और बोरो की हार्वेस्टिंग कब होती है? अप्रैल से मई के बीच में। फिर ऑटम्स या फिर प्री मानसून की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट ये आपका लगभग रेनी या मानसून सीजन में चल रहा होता है, ये लगभग आपका चल रहा होता है विंटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स गो बियॉन्ड दिस टॉपिक्स। हम बात कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पे राइस कल्टीवेशन का फोटो आप देख पा रहे हैं ना, राइस कल्टीवेशन। और राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, जिसको हार्वेस्ट करने के लिए ये तैयार है। नेक्स्ट जो सीजन है फ्रेंड्स वो है जायद सीजन, है ना। जायद सीजन एक तरह की शॉर्ट सीजन है। किसके बीच में है फ्रेंड्स? तो रबी और खरीफ के बीच में जो एक सीजन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? जायद सीजन बोल रहे हैं। जायद सीजन एक शॉर्ट सीजन है। और
देखिए इसमें आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये कब इसको जो है अपन डेवलप कर सकते हैं, कब कल्टीवेट करते हैं, तो इसमें आप ध्यान में रखें समर सीजन में। क्रॉप्स कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं इसके अंदर। देखिए आप वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककुम्बर, वेजिटेबल्स, फोडर, फोडर क्रॉप्स एंड शुगर कैन, तो इस तरह की आपके कुछ क्रॉप्स हैं इसके अंदर। और शुगर कैन को लगभग इसमें कितना समय लगता है, लगभग 1 साल लगता है इसको ग्रो होने में, है ना। आगे देखते हैं अपन। देखिए अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स फ्रेंड्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मेजर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। मेजर क्रॉप्स में भारत के अंदर देखो वेरियस फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इंडिया में। बताएं जरा आप लोग, वेरियस फूड, अलग अलग तरह की फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि 3 चीजें दे रखी है आपको। फर्स्ट कौन सी बोलो, सॉइल, सॉइल पे डिपेंड करता है। नंबर 2 यहां पर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। नंबर 3 कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप हिली एरियाज में होते हैं तो प्रैक्टिसेस बदल जाती है, प्लेन एरियाज में होते हैं तो प्रैक्टिसेस बदल जाती है, फॉरेस्ट एरिया में होते हैं तो आपकी प्रैक्टिसेस बदल जाती है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता ही सही है, टेम्परेचर कितना है, बारिश कितनी है ना, ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, मॉइस्चर है कि नहीं है, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट है कि नहीं है। सॉइल की बात करें तो सॉइल फर्टाइल है या थोड़ी सी लेस फर्टाइल है, सॉइल लेस फर्टाइल होगी तो भी काम चल जाएगा। इस तरह की चीजें फ्रेंड्स ये मायने रखती है ना। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कौन से मेजर क्रॉप्स भारत में ग्रो होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट राइस। राइस के ऊपर 5 मार्क्स क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है, सेपरेट क्वेश्चन बनता है। 1 मार्क क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। एक क्वेश्चन वैसा भी बनता है कि आपको क्रॉप के बारे में पूछा जाएगा, बट क्रॉप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको दिया जाएगा। भाई बारिश कितनी है आपको दे दिया जाएगा, टेम्परेचर कितना चाहिए वो उसमें दे दिया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में सोइल भी दे सकते हैं, लेकिन एक आपको जो पूछेंगे वो है क्रॉप की, कौन सी क्रॉप की बात की जा रही है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले, ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल को क्या बोलते हैं अपन, मेन बोलते हैं। ये एक मेन फूड क्रॉप है, कई सारे लोग इसको अपने सुबह शाम के भोजन में यूज करते हैं। अगला इसमें आता है कि इंडिया जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में। चाइना के बाद में इंडिया राइस के मामले में, प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन के मामले में नंबर 2 पे आता है। ये एक खरीफ क्रॉप है फ्रेंड्स, क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। अगला पॉइंट अपने को देखना है इसमें रिक्वायरमेंट्स, ये जरूरी है, यहाँ पर कंपैरिजन होता है, कंफ्यूजन भी होता है। तो पहला इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, बोलो कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए। याद कैसे करेंगे, राइस दिमाग में लेके आओ, चावल। फिर चावल जो है आपने मान लीजिए किसी शॉप से 25 किलो चावल उठाए, बोलो कितने किलो चावल उठाए आपने, यस 25 किलो चावल उठाए, और आप किसी चौराहे पे जाके किसी गरीब आदमी को आपने वो बैग थमा दिया और उसको बोला भाई कृपा करना, है ना। तो आपने हाई टेम्परेचर जो है बता दिया है। कैसे ध्यान में रखोगे, 25 किलो चावल लिया और किसी एक गरीब आदमी को आपने दिया। अगला नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, है ना। यहाँ पर ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा चाहिए होती है फ्रेंड्स। क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपको पता है राइस एक खरीफ क्रॉप है और खरीफ सीजन में बारिश होती है, बारिश में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। आप समझते हैं बारिश में पानी भी सब तरफ ज्यादा भरा रहता है, खेतों में पानी भरा रहता है, और राइस को पानी भी ज्यादा चाहिए होता है। आप लोग इसको एक दूसरे के साथ मैट्रिक्स करके पढ़ें। नेक्स्ट इसमें एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा इसमें आपको एनुअल रेनफॉल चाहिए। तो 25 किलो का बैग है, आपने रेगुलरली 100 दिन तक किसी गरीब आदमी को दिए, है ना। 25 किलो चावल का बैग आपने रेगुलर 100 दिन तक कई सारे गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किए। याद करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट जितना वियर्ड होगा, जितना आप उसको विजुलाइज करोगे, उतना ही लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में वो सस्टेन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम ये सारे आपके मैप में दे रखे हैं मेजर एरियाज और माइनर एरियाज ऑफ राइस, जहां जहां राइस का कल्टीवेशन होता है। फ्रेंड्स यहां से एग्जाम में आपका मैप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। फ्रेंड्स क्या बनता है, मैप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है कि उन एरियाज को हाईलाइट करना है, शेड करना है जहां पर राइस का कल्टीवेशन होता है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये आपको ध्यान रखना है, मैप के ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकता है। ये तमाम एरियाज आपको इसमें दे रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मोस्टली इनमें कौन से एरियाज आप लोग जानते हैं जहां पर पानी ज्यादा है, चाहे वो नदियों की वजह से हो, चाहे कोस्टल एरियाज में हो, चाहे डेल्टा वाले इलाकों में हो, लेकिन वहां पर पानी ज्यादा होना चाहिए। अगली बात करते हैं अपन एरियाज। फ्रेंड्स क्या एरियाज, एरियाज में फर्स्ट जो है वो है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। बोलो क्या, इसमें देखते भी जाना, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया।
साथ साथ में जो आपके कोस्टल रीजन्स हैं प्लस डेल्टेक रीजन्स हैं जहां पर डेल्टास बनते हैं, साथ साथ में दूसरा जो यहाँ पर है कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल्स, कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। फिर से बोलो, कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स ने पॉसिबल बनाया है उन एरियाज में जहां पर बारिश कम होती है वहां पर भी राइस ग्रो किया जा सकता है, और राइस ग्रो किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। किसकी वजह से बोलो, कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। इसकी मदद से लेस रेनफॉल एरियाज में भी आपके राइस कल्टीवेशन हो रहा है। चलिए अब अपन बात करते हैं लेस रेनफॉल एरियाज कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स दे रखे हैं नाम इसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। आगे अपन देखेंगे इसके अंदर, ये है आपका नेक्स्ट क्रॉप वीट, और वीट की फसल आप इसमें फोटो में देख सकते हैं। इसके ऊपर भी 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स मैक्सिमम लिखना है, जितने आपको याद हैं, जितने आपको सारे के सारे पॉइंट्स आए वो सारे मेंशन करना। 5 मार्क्स पॉइंट्स में मैंने आपको पॉइंट्स में दे रखे हैं, आप भी कोशिश करें अपने एग्जाम में पॉइंट्स में लिखें, ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव एग्जाम में। बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो सीधा अपन आंसर कर सकते हैं ऑप्शंस में से, राइट ऑप्शन में से, है ना, जो भी आपका राइट ऑप्शन है। फर्स्ट वीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो दिमाग में लेके आओ कि कोई भी क्रॉप आपसे पूछे तो रबी या खरीफ, ये पहले डिसाइड करो। आप कंफर्म है कि रबी है या फिर आप कंफर्म है कि खरीफ है। तो खरीफ और रबी में आप लोग जानते हैं, एक समर की है एक विंटर की है, विंटर में रबी और समर में खरीफ है। तो इन दोनों में ही क्लाइमेट में, टेम्परेचर में, रेनफॉल में कई सारी चीजें वेरिएशन आप लोग जानते हैं। खरीफ कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मॉनसून, और रबी कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए विंटर। इस वजह से फिर आपके साथ में बहुत सारी चीजें होगी, साथ में आप बहुत सारे पॉइंट्स याद कर पाएंगे या फिर रिकॉल कर पाएंगे। तो पहली क्रॉप कौन सी है फ्रेंड्स, रबी क्रॉप है ना। और विंटर में बारिश तो होती नहीं है, लेकिन होती है तो बहुत कम होती है, या फिर यूं कहें कि सारे एरियाज में तो होती नहीं है। तो जो होती है उसको अपन ने क्या नाम बोला था, आप लोग जानते हैं, महावट जिसको बोलते हैं। चलो सेकंड सुनो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप आफ्टर राइस। राइस के बाद क्या है, ये नंबर 2 पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में, अच्छा फर्स्ट कौन सी है, राइस है, सेकंड कौन सी है, वीट है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीरियल क्रॉप है। इसके बाद मेन फूड क्रॉप है इन दी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमारे भारत में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में, भारत में, ये जो व्हीट है इसको मेन फूड क्रॉप की तरह यूज करता है। मेन फूड क्रॉप, आप स्टेपल फूड कह सकते हैं। हम गेहूं की रोटियां ही खाते हैं सुबह शाम, ठीक है फ्रेंड्स। साउथ में जाओगे तो साउथ में कुछ अलग काम है, वहां पर राइस को मेन फूड क्रॉप की तरह यूज करते हैं। देखो आगे हमें डिस्कस करना है रिक्वायरमेंट्स के बारे में। कूल ग्रोइंग सीजन, बोलो क्या चाहिए इसको, कूल ग्रोइंग सीजन। क्यों, क्योंकि एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप में कब इसको अपन सोइंग करते हैं, इसकी सोइंग करते हैं बोलो तो अक्टूबर से दिसंबर में सोइंग करते हैं, जब ठंड पड़ रही होती है। तो कूल ग्रोइंग सीजन। नंबर 2, जब ये इसके जो दाने पकते हैं राइपनिंग के टाइम पर ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। बोलो क्या चाहिए होती है, ब्राइट सनशाइन। किस समय, जब इसके दाने पक रहे होते हैं राइपनिंग के टाइम पर। अगला, एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए फ्रेंड्स, 50 to 75 सेंटीमीटर इसको बारिश चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, चावल में मैंने क्या बताया था, 25 किलो चावल उठाया और 100 दिन तक लगातार आपने गरीबों में बांटा। बारिश कितनी उसमें, 100 सेंटीमीटर। इसको कैसे याद रखेंगे अपन, 50 से 75 किलो गेहूं। आप किसी दुकान पे गए, उसको आपने पूछा कि मुझे गेहूं चाहिए, तो सामने वाले ने बोला आपको कितने गेहूं चाहिए, तो आपने बोला कि भाई मुझे 50 से 75 किलोग्राम गेहूं चाहिए, ठीक है। आपने वहां से गेहूं लिए, फिर आप एक साथ इसको कहीं खेत में डाल दिए, कुछ भी कर लिए, है ना, या फिर जानवरों को डाल दिए, या फिर किसी गरीब इंसान को दे दिए। अब यहाँ पर जो भी आपको क्रिएट करना हो आप क्रिएट करें, बट विजुअलाइज जरूर करें, याद करने का तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश बोलो किसको चाहिए, इसमें वीट को चाहिए। अगला अपन एरियाज की बात करते हैं। भारत में 2 ग्रोइंग जोन है ना, 2 वीट ग्रोइंग जोन। और 2 वीट ग्रोइंग जोन कौन कौन से हैं, फर्स्ट इसमें आप लोग ध्यान में रखें, गंगा सतलुज प्लेन। बोलो कौन सा, गंगा सतलुज प्लेन। आप लोग जानते हैं ये आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है, गंगा सतलुज प्लेन। और दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स, ब्लैक सॉइल रीजन। बोलो कौन सा, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है जहां पर ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल रीजन में भी आपके क्या होता है, बोलो व्हीट का प्रोडक्शन होता है। अगला अपन अगर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा। बोलो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, या फिर यूपी कह सकते हैं सिंपली। बिहार भी आपको साथ साथ बोलना है।
बोलो एक बार सीक्वेंस से बोलो जल्दी से। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर उसके साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश। एकदम आसानी से आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, मैप आना चाहिए दिमाग में। एक बार फिर से बोलो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, मेजर और माइनर एरियाज देख पा रहे हैं। ये आपके मेजर एरियाज है फ्रेंड्स। क्या है? मेजर एरियाज किसके हैं? वीट के हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, वीट के मेजर एरियाज। फिर ये माइनर एरियाज हैं जो मैं बाहर की तरफ आउटलाइन कर रहा हूं। ये क्या है फ्रेंड्स? ये तो हैं आपके मेजर एरियाज, और ये हैं फ्रेंड्स आपके माइनर एरियाज, है ना। कौन से एरियाज हैं? माइनर एरियाज। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, जरूर ध्यान में रखें। तो आपका जो राजस्थान है, पंजाब है, फिर यूपी है, बिहार है, ये वाले इलाके आप बता ही सकते हैं इसमें आराम से, है ना। तो मेजर जरूर ध्यान में रखें, मेजर एरियाज। इसके बाद हमें डिस्कस करना है मिलेट्स। फ्रेंड्स क्या? मिलेट्स। मिलेट्स में 3 नाम जरूर ध्यान में रखना, ज्वार, बाजरा एंड रागी। फ्रेंड्स क्या? ज्वार, बाजरा एंड रागी 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं, और इनको अपन बोलते क्या है तो फ्रेंड्स, कोर्स ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। अगला, इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। आजकल लोग जो है वो मिक्स ग्रेन, है ना, की रोटी खाना पसंद करते हैं। गेहूं की मात्रा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। और किन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मिलेट्स की मात्रा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है? इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत शानदार होती है, रफेज होता है, फाइबर कह सकते हैं, और इनमें जो न्यूट्रिशन है वो आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। अपन अभी थोड़ी देर बाद रागी की बात करेंगे, जिसमें आपको आयरन अच्छा मिलेगा, कैल्शियम अच्छा मिलेगा। शरीर में अगर खून की कमी हो, बॉडी में खून की कमी हो, तो भी उसको ये अच्छे से पूरा कर सकते हैं। चलो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ज्वार की बात करते हैं। सबसे पहले राइस, व्हीट, और नंबर 3 पे आता है आपका ज्वार। तो ज्वार क्या है? थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है फ्रेंड्स। क्या है? थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है। और ये किसके मामले में? तो एरिया और प्रोडक्शन के मामले में। एक बार फिर से बोलो, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। नंबर 3, ये एक रेनफेड क्रॉप है फ्रेंड्स। कौन सी क्रॉप है? रेनफेड क्रॉप है, मींस बरसात से होती है या फिर बरसात के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, ये कहां पर ग्रो होती है? मोस्टली मॉइस्ट एरिया में ग्रो होती है, जहां पर बारिश बहुत कम, या फिर यूं कहें इरिगेशन बहुत कम चाहिए होता है, या फिर ना के बराबर इरिगेशन होता है ना। तो क्या कह सकते हैं अपन? मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज, जहां पे क्या लिखा है? हार्डली नीड्स इरिगेशन। इरिगेशन की आवश्यकता ना के बराबर होती है इसके अंदर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एरियाज वेयर दिस बाजरा इज ग्रोन, सॉरी ज्वार इज ग्रोन। फर्स्टली देखो आप, मध्य प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र आता है। बोलो फर्स्ट वापस कौन सा? मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका है इसके अंदर, और कर्नाटक के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। एरियाज एक बार फिर से रिपीट कर लो जल्दी से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नंबर 2, यस, अब हमें बाजरा डिस्कस करना है। ज्वार अपन कर चुके हैं। ज्वार के पॉइंट्स ध्यान में रखना। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है, रेनफेड क्रॉप है। अगला, इसमें इरिगेशन बहुत कम चाहिए होता है, या फिर ना के बराबर इरिगेशन चाहिए होता है। एरियाज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। बाजरा की बात करते हैं। देखिए, ये अच्छे से ग्रो हो सकता है कौन सी सॉइल्स पर? तो सैंडी सॉइल्स और शेलो ब्लैक सॉइल। बोलो कौन कौन सी? सैंडी सॉइल्स या फिर शेलो ब्लैक सॉइल। शेलो ब्लैक सॉइल का मतलब ऐसी ब्लैक सॉइल जिसकी डेप्थ क्या हो? कम हो, है ना। आगे अपन सीधा एरियाज की बात करते हैं। एरियाज में आपके फ्रेंड्स क्या है? हरियाणा है इसमें, राजस्थान है इसके अंदर, फिर यूपी है इसमें, और गुजरात है, और साथियों क्या है इसमें? महाराष्ट्र भी है। एक बार फिर से रिपीट करो, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रागी। जो मैं आपसे कह रहा था कि रागी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कैसे है अपन बात करेंगे। सबसे पहला, इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। ये कौन से रीजन्स की क्रॉप है? तो ड्राई रीजन्स की क्रॉप है। समझ सकते हैं आप, बारिश होगी, बहुत कम होगी, ना के बराबर काम इसमें चल जाएगा, होगी तो भी। तो कौन सी सॉइल्स? तो फ्रेंड्स, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल्स। इनमें से 2-3 नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। उसको एटसेट्रा कर सकते हैं अपन। बोलो कौन कौन से सॉइल्स? रेड, ब्लैक,
शेलो ब्लैक सॉइल कह सकते हैं, और साथ में लोमी सॉइल कह सकते हैं अपन। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है, और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें अवेलेबल है। रफेज इसमें अच्छा होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको डॉक्टर भी प्रीफर करते हैं, या फिर यूं कहें कि डॉक्टर बोलते हैं उन लोगों को विशेष तौर से जिनकी बॉडी में खून की कमी होती है, स्पेशली वुमेन। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एरियाज। एरियाज में फ्रेंड्स क्या है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटका है एंड तमिलनाडु है। इन स्टेट्स को एक बार और रिपीट कर लो जल्दी से। बोलो फर्स्ट क्या, हिमाचल प्रदेश। बोलो हिमाचल प्रदेश, रागी दिमाग में लेके आओ। अच्छा, रागी होती कैसा है? रागी आप लोग नेट पर सर्च करना, इसका फोटो ये लगभग राई जैसी दिखती है ना, राई या सरसों जैसी दिखती है, लेकिन थोड़ी भारी होती है, हैवी होती है। सरसों से थोड़े से दाने मोटे होते हैं और भारी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश बोलो जरा, उत्तराखंड, उसके बाद बोलना है आपको सिक्किम, उसके बाद बोलना है आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर है झारखंड, उसके बाद कर्नाटका, और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, तमिलनाडु। मैं आगे बढ़ जाऊं, यस, देखो फोटो देख सकते हो, ज्वार को हमने पढ़ा, फिर उसके बाद ये बाजरा क्रॉप है, और ये फ्रेंड्स क्या है, रागी क्रॉप है। फ्रेंड्स क्या है, रागी क्रॉप। तो इन तीनों में थोड़ा सा फोटो में भी डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। बाजरा तो देखते से ही पता पड़ जाएगा, और अब थोड़ा सा डिफरेंस आप रागी और ज्वार में देख लेना। हालांकि कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो बनता नहीं है, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगली क्रॉप जो हमें डिस्कस करनी है फ्रेंड्स वो है मेज। कौन सी क्रॉप है, मेज। और मेज के ऊपर भी आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं, इट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर क्रॉप, मींस इंसानों के खाने के लिए भी और जानवरों को खाने खिलाने के लिए भी इसको ग्रो किया जाता है। मींस फूड एंड फोडर क्रॉप दोनों ही तरह इसको जो है वो ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, एक तरह की खरीफ क्रॉप है। फ्रेंड्स क्या है, खरीफ क्रॉप, ज्वार, बाजरा, ये आपका मेज, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड तो आपका रबी में आ जाएगा। ये सारी क्रॉप्स कौन सी हैं फ्रेंड्स, खरीफ क्रॉप है। रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में आपको टेम्परेचर ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बोलो कितना, 21 से 27 के बीच में। मक्का के कितने दाने आपने दुकान से लिए, 21 दाने से लेकर 21 दाने एक थैली में पैक करवाए, 27 दाने आपने मक्का के एक दूसरी थैली में पैक करवाए। 21 दाने पीले थे, येलो थे, और जो 27 दाने हैं वो आपके एकदम सफेद थे। इस तरह से आप इसको विजुलाइज करें, ठीक है। तो मक्का के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला सोइल की बात करते हैं फ्रेंड्स। कौन सी सोइल चाहिए इनमें, ओल्ड अलुवियम सोइल चाहिए होती है। ओल्ड अलुवियम के दो टाइप हैं, अलुवियल सोइल के, न्यू अलुवियल और ओल्ड अलुवियल। ओल्ड अलुवियल थोड़ी सी कम फर्टाइल होती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बिहार में जो आपकी ये मेज क्रॉप है, जो कि एक खरीफ क्रॉप है, बिहार में आपको रबी सीजन में इसको जो है लोग ग्रो करते दिख जाएंगे आपको। कहने का मतलब, इन बिहार इट इज ग्रोन इन रबी सीजन। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है कि मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, है ना। बोलो क्या क्या, HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, मेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है। एरियाज की बात करते हैं। एरियाज में मध्य प्रदेश ध्यान में रखो, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में सामने उत्तर प्रदेश, फिर उसके भी आगे बिहार, फिर कर्नाटका साउथ में, कर्नाटका के साथ में जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, तेलंगाना। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप मक्के की फसल देख सकते हैं। ये आदमी जो है यहाँ पर मक्के को तोड़ने का प्रयास कर रहा होगा, देख रहा होगा, हाइट देख रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लेडीज क्या कर रही है, इस मक्के को प्लग कर रही है, तोड़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट है आपके पल्सेस। फ्रेंड्स क्या है, पल्सेस डालें, इनके ऊपर 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। एक एक करके अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया जो है ना, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का, है ना, दुनिया भर में। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। सेकंड इसमें आपको ध्यान में रखना, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। फ्रेंड्स क्या है, दालें रोज खानी चाहिए। दाल सुबह या शाम में से एक टाइम आपको रोज खानी चाहिए, ऐसा डॉक्टर आपको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगला,
मेजर पल्सेस जो हमारे भारत में ग्रो होती है, उसमें आपने नाम दिया था थोड़ी देर पहले तूर, जिसको अपन अरहर बोलते हैं। ये कौन सी क्रॉप है फ्रेंड्स? देखो इसमें लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ। इसके बाद है उड़द और मूंग। उड़द और मूंग दोनों ही कौन सी क्रॉप है? ये दोनों ही खरीफ क्रॉप है फ्रेंड्स। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मसूर, और मसूर कौन सी क्रॉप है फ्रेंड्स? मसूर है रबी। और साथ में पीज, पीज क्या है? ये भी रबी है। ग्राम, ये भी रबी है ना? आप इसको वापस फिर से रिवाइज करें। पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विजडम पर फ्री में अवेलेबल रहेगी। कंटेंट आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। बस आप साथ में बने रहिए, कीप सपोर्टिंग, और बस अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस चैनल के बारे में, क्लासेस के बारे में, कंटेंट के बारे में जानकारी देते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दे नीड लेस मॉइस्चर, इनको मॉइस्चर कम चाहिए होता है, और ये ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाती है। दालों की बात कर रहे हैं। अब बात करना है इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से, कैसे कि भाई अरहर के अलावा जो आपके पल्सेस हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, जो सोइल के फर्टिलिटी को बढ़ाती है, और इनको अदर क्रॉप्स के साथ अपन रोटेशन में ग्रो करते हैं ताकि सोइल की फर्टिलिटी बढ़े, है ना? तो ये बात इसमें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजर स्टेट्स या फिर एरियाज की बात करते हैं। एरियाज में दालों के जो एरियाज हैं उसमें राजस्थान का नाम है, यूपी का नाम है फ्रेंड्स, राजस्थान, यूपी, उसके बाद में इसमें मध्य प्रदेश का नाम है फ्रेंड्स, फिर इसमें महाराष्ट्र, और उसके बाद कर्नाटका का नाम इसके अंदर आता है। स्टेट्स को एक बार फिर से देख लो, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना? चलो डिस्कस करते हैं आगे अपन। दालों के फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा दालों में देखिए आप, जैसे यहाँ पे चना है इसमें, है ना, और ये आपके चावला है, मटर है, इसके अंदर दाल है ना, राजमा है, इस तरह की कई सारी दालें आपको इसमें दिखा रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब हमें डिस्कस करना है ऐसी क्रॉप्स जो ग्रेन्स के अलावा है ना, बट है वो फूड क्रॉप्स है। फर्स्ट कौन सी इसमें? शुगर कैन फ्रेंड्स। कौन सी है? शुगर कैन। 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। शुगर कैन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की क्रॉप है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लगभग इसमें साल भर लगता है, अपन बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है फ्रेंड्स। क्या है? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल ये क्रॉप है। आप देखो कि इंडिया में लगभग बीचों बीच एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जो इंडिया को दो तरह के क्लाइमेट में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो इंडिया है उसको अपन सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जो नीचे वाला पार्ट है, या फिर यूं कहें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ वाला जो इंडिया का पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल इंडिया, ट्रॉपिकल इंडिया। मैं फिर से बोल देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वाला एरिया जितना भी है इंडिया का उसको अपन क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में जो इंडिया का सारा पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। तो दोनों तरह की क्रॉप है, मींस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेट में इसको ग्रो किया जा सकता है। ये किस पे ग्रो होती है अच्छे से? तो क्लाइमेट कौन सा? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फ्रेंड्स। कौन सा? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और इसकी क्या खासियत है? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर भी हाई होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना? आगे बात करते हैं टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर हमने और कहां देखा था? हमने मेज में देखा था फ्रेंड्स। 21 दाने 27 दाने किसके? मक्का के। 21 दाने पीले, 27 दाने सफेद, आप याद करो। तो इसमें शुगर कैन के अंदर भी आपको टेम्परेचर वही टेम्परेचर चाहिए जो मेज के अंदर चाहिए था, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला अपन बात करते हैं एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल है फ्रेंड्स 75 से 100 सेंटीमीटर, है ना? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर इसमें क्या चाहिए? बारिश चाहिए, एनुअल रेनफॉल चाहिए। इरिगेशन आपको वहां चाहिए जहां पर बारिश क्या हो? कम हो। लो रेनफॉल वाले जितने भी रीजन्स हैं वहां पर अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो वहां पर इरिगेशन से काम चल जाएगा, है ना? लो रेनफॉल वाला जो एरियाज है वहां पर आपको इरिगेशन से काम चल जाएगा। ये आप इसका शुगर कैन का फोटो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। अगला हम डिस्कस करते हैं, इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स। अलग अलग तरह की सॉइल्स पर इसको ग्रो किया जा सकता है। सॉइल का मेंशन नहीं कर रखा है तो दिमाग में फालतू की टेंशन नहीं पालनी है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील के बाद में नंबर 2 पे इंडिया का नाम आता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट, इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर। अब देखो आपने कुछ नाम सुने होंगे, शुगर नाम सुना है आपने, शुगर देखते हैं, खाते हैं, अपन चाय में डालते हैं वगैरह, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं शुगर। उसके बाद गुड़ आप यूज करते हैं, गुड़ को जैगरी बोलते हैं।
ये दो नाम भी आपने सुना हो सकता है, खांडसरी और एक और क्या है, मोलासेस। तो गुड़ बनने से पहले की प्रोसेस या फिर लिक्विड फॉर्म में गुड़ जैसा जो दिखता है अपने को सब्सटेंस, उसको अपन मोलासेस बोलते हैं। खांडसरी कह सकते हैं अपन शुगर, ऐसी शुगर जो अनरिफाइंड है ना, अनरिफाइंड है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, खांडसरी। चलो, शुगर कैन के स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां पर शुगर कैन ग्रो होता है? पंजाब है फ्रेंड्स, क्या है बोलो, पंजाब। उसके बाद हरियाणा है इसमें, और क्या है फ्रेंड्स, वेस्टर्न यूपी या फिर यूपी कह सकते हैं। बोले एक बार फिर से, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। इसके बाद बिहार इसमें साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं यूपी के बाद। फिर आपको आ जाना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साउथ में कर्नाटका, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना और तमिलनाडु। ये सब एडजेसेंट स्टेट्स हैं सारे के सारे। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड बिहार, ये तो भाई साहब ट्रेन चल रही लंबी की लंबी। तो ये है आपके शुगर कैन के एरियाज जहां पर शुगर कैन प्रोडक्शन होता है। अगला फ्रेंड्स अपने को डिस्कस करना है ऑयल सीड्स। क्या? ऑयल सीड्स। बने रहिए, हिम्मत रखिए। अगर वीडियो एक साथ में पूरा नहीं देख पाए, डोंट वरी, थोड़ा देखें, लेकिन थोड़ा वापस जो बच गया उसको जल्दी देखें। कंटेंट टाइम पर पूरा करें, ढंग से रिवीजन करें और कंटेंट के ऊपर पकड़ बनाएं, तभी वो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है। कोई भी एग्जाम आप देवें उसमें आपको मदद तभी करेगा जब आप इसके ऊपर पकड़ बनाएंगे। पकड़ कैसे बना सकते हैं? बाय रिवाइजिंग मोर एंड मोर द सेम कंटेंट। 2020 में अपन बात करें, इंडिया जो है वो सेकंड आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट के मामलों में। ऑयल सीड्स की बात अपन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऑयल सीड्स। तो ग्राउंडनट के मामले में अपन बात करें तो दुनिया भर में हम चाइना के बाद नंबर 2 पे थे, है ना। इसके ग्राउंडनट या फिर मूंगफली के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन, 2020 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे चाइना के बाद ग्राउंडनट के मामले में। नंबर 2, हमारे इंडिया में जितना भी जो टोटल क्रॉप एरिया है जहां पर कुछ ना कुछ कल्टीवेशन होता है, टोटल क्रॉप एरिया उसका 12% जो है वो आपका ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स। किसका प्रोडक्शन होता है? ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। टोटल क्रॉप एरिया का कितना परसेंट? 12%। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ के कि मेजर ऑयल सीड्स कितनी हैं। बोलिए जरा एक बार कि मेजर ऑयल जो सीड्स हैं वो ग्राउंडनट है इसके अंदर, फिर इसमें मस्टर्ड है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसमम जिसको आप तिल बोलते हैं, सोयाबीन है इसके अंदर, कास्टर सीड्स है, कॉटन सीड्स हैं, लिनसीड है इसके अंदर और सनफ्लावर है। जो हमारे ये सारी ऑयल सीड्स हैं जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है। फोटो आप इसमें देख ही सकते हैं। यूजेस ऑफ ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट के ऊपर 3 मार्क्स सेपरेट क्वेश्चन बनता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एक बार देखो आप, यूज ऑफ ऑयल सीड्स, सबसे पहले अपन इसको खाने के काम में लेते हैं, खाना पकाने के काम में लेते हैं, एडिबल ऑयल की तरह। नेक्स्ट अपन इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं ना, रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज करते हैं। और कहां पर यूज करते हैं? तो प्रोडक्शन के अंदर। किसके प्रोडक्शन में? सोप प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में, ऑइंटमेंट्स के प्रोडक्शन में। जहां पर जैसे मान लो कोई घाव लग गया, चोट लगी अपने को, उसके ऊपर अपन जो मरहम लगाते हैं ना, ऑइंटमेंट्स वगैरह। तो सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की तरह क्या यूज होता है बोलो? ऑयल सीड्स यूज होता है या फिर इनका ऑयल यूज होता है। अगला ग्राउंडनट की बात करते हैं। ग्राउंडनट एक तरह की खरीफ क्रॉप है, हम बार बार बात कर रहे हैं। मक्के के साथ तूर और उड़द, मूंग, ये आपकी मूंगफली है ना, ये खरीफ क्रॉप है। और हमारे इंडिया में जितने भी आपके मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उसका आधा हिस्सा किसका है बोलो? ग्राउंडनट का है। मींस जितने भी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं भारत में उसका आधा तो सिर्फ मूंगफली का ही प्रोडक्शन है। चलो बात करते हैं, तो जो मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होती है उसका आधा क्या है बोलो? आधा प्रोडक्शन ग्राउंडनट का है, आधा हिस्सा ग्राउंडनट का है। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान में रखो, आपको शायद पता हो कि गुजरात मूंगफली के मामले में, मूंगफली के प्रोडक्शन में, ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद राजस्थान का नाम आता है फ्रेंड्स, किसका? राजस्थान। उसके बाद आता है तमिलनाडु का नाम आता है। और ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं अपन? 2019-20 की बात कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सिसमम। और सिसमम देखिए एक तरह की खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और रबी क्रॉप है साउथ में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसी कौन सी क्रॉप जो नॉर्थ में खरीफ की तरह और साउथ में रबी क्रॉप की तरह ग्रो की जाती है, सिसमम। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है टी, चाय। चाय के ऊपर 3 या 5 नंबर का सवाल बन सकता है। देखो जरा, ये सब टी के बागान हैं, है ना, टी प्लांटेशंस हैं। पहला यही जो भी अभी अपन ने कहा कि ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का टाइप है फ्रेंड्स। क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का टाइप है।
अगला, ये एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, जिसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। और टी प्लांट जो है वो कहां पर अच्छे से ग्रो होते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो होते हैं। मैंने आपसे कहा ही था कि इंडिया में दोनों तरह के क्लाइमेट्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जितना भी भाग है वो सारा आपका सब ट्रॉपिकल में आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ वाला भाग जितना भी वो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आएगा। तो दोनों तरह के क्लाइमेट्स में ये टी ग्रो हो सकती है। एरियाज में आप और भी समझ जाओगे क्लियर। सोइल की बात करते हैं, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल, जो ह्यूमस के मामले में रिच हो, ऑर्गेनिक मैटर के मामले में रिच हो, ऐसी सोइल पर अपन टी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? ध्यान रखिएगा आप लोग। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कॉटन में पड़ेंगे, लेकिन इसमें देखो आप, वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। बट अगर आपको सवाल पूछे, सवाल में अगर दे रखा हो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, तो बोलना मत क्या करोगे? कॉटन। देखो, इसमें वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट आपको चाहिए होता है पूरे साल। अच्छा, फ्रॉस्ट किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए पानी की बूंदे सुबह मॉर्निंग में घास के ऊपर देखते हैं, जब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, एक घास के ऊपर जो पानी की बूंदे हैं वो आपके आइस में कन्वर्ट हो जाती है। यही अगर टी लीव्स के ऊपर जमना शुरू हो जाए तो पत्तियों को खराब कर देती है, फसल खराब हो जाती है ना। तो मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है ऑल थ्रू द ईयर। नेक्स्ट, फ्रिक्वेंट शावर्स आपको चाहिए, है ना, इन पत्तियों की ग्रोथ के लिए। अगला बात करते हैं, इसमें लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है भाई साहब। फिर अगला, इसमें एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए बोलो? एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, चीप एंड स्किल्ड लेबर आपको इसमें चाहिए। टी को कहां प्रोसेस करते हैं? टी गार्डन में प्रोसेस करते हैं, ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे। बस ये पॉइंट भी आपको साथ में इसमें ऐड करना है। अगला फ्रेंड्स, जब हम टी के स्टेट्स की बात करते हैं, फ्रेंड्स किसकी बात करते हैं? स्टेट्स की बात करते हैं। आसाम नाम आता है। फिर उसके बाद में देखो आप, वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स? हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। आसाम के साथ में वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट? हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। साथ साथ में यहां पर तमिलनाडु भी है। सब ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल एरियाज में तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। इनमें से किसको रिमूव कर सकते हैं अपन? यस, हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड को, साथ साथ मेघालय को और त्रिपुरा को, इनको रिमूव कर दो, क्योंकि जो बच जाएंगे वो आपके किस में आएंगे? ट्रॉपिकल एरियाज में आएंगे। ध्यान रहना चाहिए आपको, ट्रॉपिकल एरियाज कौन से और सब ट्रॉपिकल एरियाज कौन से, है ना। दोनों तरह के क्लाइमेट्स में इसको ग्रो किया जा सकता है। तो स्टेट्स थोड़े से मिक्स हो गए, आपको इसको वापस ढंग से पढ़े। अगला है, 2020 में इंडिया जो है वो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाय के मामले में। फिर से देखो, टी प्रोडक्शन के मामले में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, किसके बाद? चाइना के बाद, 2020 के अंदर। लेट्स डिस्कस अदर थिंग्स, जैसे कि अपन बात करते हैं कॉफी की। कॉफी जो है, कॉफी की जो क्वालिटी है इंडिया में, वो दुनिया भर में फेमस है ना फ्रेंड्स। क्या ध्यान में रखोगे? इंडियन कॉफी इज नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। बात करते हैं इसके ऊपर 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेबिका के ऊपर अगर सवाल पूछे, अरेबिका के ऊपर सवाल अगर पूछे तो 3 नंबर का पूछ सकते हैं। क्या ध्यान में रखोगे? अरेबिका एक तरह की वेराइटी है, जिसको शुरुआत में यमन से लाए थे फ्रेंड्स। कहां से लाए थे? यमन से लाए थे। और इसका जो डिमांड है, इसकी डिमांड वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिमांड है। अरेबिका जो क्वालिटी है, वैरायटी है कॉफी की, इसकी दुनिया में बहुत डिमांड है। इसका जो कल्टीवेशन है वो शुरुआत में बाबा बुडान हिल्स जो कर्नाटका में है, वहां पर इसका कल्टीवेशन किया जाता था। और आज भी लगभग उन्हीं एरिया में इसका जो कल्टीवेशन है वो कन्फाइंड है, वहीं पर इसका कल्टीवेशन होता है। तो शुरुआत में कहां पर फ्रेंड्स बोलो? बाबा बुडान हिल्स में। और ये कहां पर है? कर्नाटका में। और आज भी जो इसका कल्टीवेशन है वो कन्फाइंड है, कहां पर? नीलगिरीज में। और नीलगिरीज कहां पर है? तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, बॉर्डर एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इनके बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो आपके माउंटेन्स हैं, नीलगिरीज, वहां पर किसका कल्टीवेशन होता है? कॉफी का। चलो आगे डिस्कस करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रेंड्स 2020 में अगर अपन बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रेंड्स। क्या था? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। बोलो किसका? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। किसके बाद में? चाइना के बाद में। तो चाइना बहुत एडवांस है, बहुत आगे है हमसे। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी एस्पायर करते हैं, कभी तो अपन भी उसके बराबर ही उससे आगे निकलेंगे।
देखो, इंडिया प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इनका कल्टीवेशन होता है। एप्पल्स की बात कर लो, एप्पल्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स, है ना, ये सब सारे के सारे क्या हैं, टेम्परेट फ्रूट्स हैं। बाकी ट्रॉपिकल फ्रूट्स की तो बात अपन करेंगे इसी। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं मैंगोज, आम। कहाँ के आम फेमस हैं? यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और एक और इसमें फ्रेंड्स तेलंगाना। एक बार फिर से बोल लो, मैंगोज यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अगला है फ्रेंड्स इसमें ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के दो नाम ध्यान में रखो, एक आप जानते हो नागपुर महाराष्ट्र में है, एक है चेरापूंजी मेघालय के अंदर, है ना। अगला हमें डिस्कस करना है बनानास। बनानास कहाँ के? तो बोलो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बोलो कहाँ के? केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वापस फिर से बोलो, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये बनानास आपके बता सकते हैं अपन। लीची एंड गुआवा में दो नाम ध्यान में रखो, यूपी एंड बिहार। बोलो क्या क्या? यूपी एंड बिहार, लीची एंड गुआवा। अभी बरसात के दिनों में आप इसको खा सकते हैं। फिर है पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल्स आपके फेमस है मेघालय के। अगला है ग्रेप्स। फ्रेंड्स ग्रेप्स के लिए आपको स्टेट्स के नाम ध्यान में रखो, 3, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये कुछ आपके फ्रूट्स थे जिनके नाम प्लस अलग अलग जो इनके स्टेट्स हैं। साथ साथ में अब देखो थोड़ा सा टेम्परेट फ्रूट्स की बात करते हैं। एप्पल्स, पियर्स जिसको नाशपाती बोलते हैं, एप्रिकॉट्स जिसको खुबानी बोलते हैं, फोटो आप देख पा रहे हैं, वॉलनट्स जिनको आप अखरोट बोलते हैं, फोटो देख पा रहे हैं। दो ही एरिया हैं इसमें लिखे हुए हैं, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, दो ही एरिया हैं फ्रेंड्स। अगला, इंडिया में जो है आपके सब्जियां भी अच्छे से प्रोड्यूस होती है। पी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड एक और है फ्रेंड्स पोटैटो। फ्रेंड्स क्या है? पोटैटो। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके जाते हैं। अगला हमें पढ़ना है नॉन फूड क्रॉप्स। बोलो क्या? यस, नॉन फूड क्रॉप्स। हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है। एक काम यदि आपने अभी कर लिया, ढंग से मेहनत कर ली, तो जिंदगी संवर जाएगी, आपकी भी, पेरेंट्स की भी, फैमिली, सोसाइटी, एवरीथिंग। और अगर कुछ नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा पछतावा और किसी को होगा नहीं होगा, खुद को जरूर होगा कि यार उस समय कुछ कर लिया होता तो शायद आज अपन किसी और पोजीशन में होते। मेहनत तो करते रहिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कर्म का सिद्धांत हमेशा फॉलो करें। कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ढंग से करें, ऐसा कर्म करें जो विशुद्ध कर्म हो, जिसमें फल की इच्छा ना हो। आपको डिजायर रखनी है, बट फल के बारे में, आपको रिजल्ट्स के बारे में, आउटकम्स के बारे में सोचे बिना आपको कर्म करते रहना है। सो तभी आपका जो कर्म है वो सार्थक होगा। बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स में। सबसे पहले अपन देखिए रबर को डिस्कस करते हैं। रबर के ऊपर 3 या 5 नंबर का सवाल बनता है। पहली बात, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है फ्रेंड्स। क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप मींस इक्वेटर के ऊपर या फिर उसके आसपास के रीजन्स में जो क्रॉप ग्रो होती है, जो पेड़ यहाँ पर जो है डेवलप होते हैं, वो कौन से हैं? रबर। तो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है ना, जहां पर ये ग्रो होती है। लेकिन बात ध्यान में रखो कि इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। और रबर का ये पेड़ है, यहाँ पर कट लगाते हैं ताकि यहां से लेटेक्स निकल के इस पात्र में इकट्ठा हो जाए। ये लेटेक्स इकट्ठा होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं इसको क्या चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। बोलो क्या चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट समझते हैं आप लोग, अपन बात कर चुके हैं। रेनफॉल कितनी? तो रेनफॉल ज्यादा चाहिए इसके अंदर, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश चाहिए। तो सबसे ज्यादा बारिश हमने अभी तक तो इसी की बात की है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। टेम्परेचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमने और कहां देखा था? हमने राइस में देखा था फ्रेंड्स, आप याद करो। ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। क्या है? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट इसके एरियाज की बात करते हैं। एरियाज में कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है फ्रेंड्स, और गारो हिल्स ऑफ मेघालय है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में, आप याद करो। एक और इसके अंदर निकोबार आइलैंड्स फ्रेंड्स। क्या है? निकोबार आइलैंड्स। एक बार फिर से रिपीट करो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गारो हिल्स ऑफ मेघालय और निकोबार आइलैंड्स। मैप के ऊपर भी पूछ सकते हैं आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें डिस्कस करना है फाइबर क्रॉप्स। फ्रेंड्स क्या? फाइबर क्रॉप्स, 4 नाम ध्यान में रखना। हालांकि ये कोई क्रॉप नहीं है, इनके बारे में, क्रॉप के बारे में ध्यान में रखो, ये कोई क्रॉप नहीं है। तो क्रॉप कौन कौन सी? कॉटन, जूट, हेम्प, और चौथा कौन सा? नेचुरल सिल्क। ये आपके फाइबर्स हैं जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं।
तो फर्स्ट 3 जो आपके क्रॉप है बोलो कौन कौन सी, कॉटन, जूट एंड हेम्प, है ना। अगला है नेचुरल सिल्क। ये आपके 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। मैं फिर कह रहा हूं नेचुरल सिल्क कोई आपके क्रॉप नहीं है, तो इनको इंडिया में ग्रो किया जाता है। बात करते हैं नेचुरल सिल्क की। इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रेंड्स ककून से, है ना। किससे? ककून से। ये किसके ककून्स होते हैं? ये सिल्क वॉर्म्स के ककून्स होते हैं। सिल्क वॉर्म्स के क्या होते हैं? ककून्स होते हैं, जिससे इनको आप तोड़ के गर्म पानी में डाल के फिर इसके एक एक रेशो को अलग किया जाता है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसी वजह से सिल्क की रेट भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो वॉर्म्स हैं आपके सिल्क वॉर्म्स, इनको कहाँ रियर करते हैं? तो ये इनको मलबेरी की पत्तियों पर रियर करते हैं। मलबेरी की पत्तियां खाते हैं और इनको रियर किया जाता है। अच्छा, जब अपन सिल्क वॉर्म्स को रियर करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है सेरीकल्चर। फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर से क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, है ना। चलो आगे डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट अगला है फ्रेंड्स कॉटन। कॉटन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे पहले कॉटन को भारत में ग्रो किया गया था। तो क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम माना जाता है ना। मतलब अपने घर की खेती है, मान सकते हो, अपने घर का ही पौधा है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक वन ऑफ दी मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। आगे बात करते हैं इंडिया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। किसके बाद में? चाइना के बाद में, ध्यान में रखें। इसके बाद सॉइल की जब अपन बात करें ना, तो सॉइल में आपको ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए। कहां की? डेक्कन प्लेट्यू। ब्लैक कॉटन सॉइल आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में। ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना, क्योंकि ये कॉटन क्रॉप के लिए काफी हेल्पफुल होती है, कॉटन के लिए काफी हेल्पफुल होती है। और डेक्कन प्लेट्यू आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र वाला रीजन एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र, गुजरात वाला एरिया। इसमें क्या क्या चाहिए आपको? हाई टेम्परेचर चाहिए फ्रेंड्स। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। साथ में आपको लाइट रेनफॉल या फिर इरिगेशन चाहिए होता है। मैंने आपसे कहा था 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कॉटन में, याद रखना। आ गया देखो आप, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये खरीफ क्रॉप है फ्रेंड्स। क्या है? खरीफ क्रॉप, भूलना मत। और इसको 6 से 10 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। 6 से 10 महीने इसको मैच्योर होने में लगता है। जब अपन एरियाज की बात करते हैं तो एरियाज में गुजरात, महाराष्ट्र, कम से कम 2 तो ध्यान में रखोगे ना। और देख लो, थोड़े से आजू बाजू वाले स्टेट्स देख लो। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। ये आप आसपास के स्टेट्स देख सकते हो। आप गुजरात एंड महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट्स देख सकते हो। राजस्थान का नाम इसमें नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका कॉटन प्लांट, है ना। नेक्स्ट अब है जूट। जूट के ऊपर भी सवाल बन सकता है, 3 या 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। अगर एमसीक्यू में सवाल पूछे, पहले कई बार पूछे गए हैं कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, है ना, तो किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। अगला अपन सॉइल्स को डिस्कस करते हैं। सॉइल चाहिए आपको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। बोलो क्या? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। कहां पर? फ्लड प्लेन्स के ऊपर। बोलो कहां पर? फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स वो जगह है जहां पर रिवर में फ्लड डेवलप होता है। रिवर अपने किनारों को छोड़कर बहना शुरू कर देती है, और जब नॉर्मल लेवल होता है तब रिवर अपना जो सेडिमेंट्स है वो इन प्लेन्स के ऊपर डिपॉजिट कर देती है, और वही सॉइल काफी फर्टाइल होती है। हाई टेम्परेचर आपको इसमें रिक्वायर्ड है, और किस समय? तो ग्रोथ के टाइम पर। फिर अगला इसमें एरियाज की बात करें तो एरियाज में जो आपके डेल्टेक रीजन हैं या फिर कोस्टल रीजन हैं, बिहार कह लो, इसमें वेस्ट बंगाल कह लो, उड़ीसा है, इसमें आसाम है और मेघालय है, जहां पानी की कमी नहीं होती है ना। नदियों के आसपास वाले जो इलाके होते हैं, नदियों के आसपास वाले इलाके, स्पेशली फ्लड प्लेन्स, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम एंड मेघालय। अगला इसका यूज कहां कहां है? तो यूज में देख सकते हो गनी बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, यार्न बनाने में, कारपेट्स बनाने में, और कुछ अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने में इसका काम जो है वो, इसका यूज है। अब देखिए, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका जो मार्केट है ना, वो सिंथेटिक फाइबर्स के हाथों में जा रहा है। किसके हाथों में जा रहा है? सिंथेटिक फाइबर्स के हाथों में जा रहा है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स है प्लस पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, पर्टिकुलरली अपन बात करें नायलॉन, उनके हाथों में जा रहा है। कहने का मतलब ये कि एक तरफ आपके पास जूट है, एक तरफ आपके पास नायलॉन है,
दोनों में सस्ता कौन सा पड़ेगा, नायलॉन पड़ेगा, तो लोग ऑब्वियस सी बात है सस्ते की तरफ जाते हैं, और टिकाऊ भी है, पहली बात है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, थोड़ा सा इसका मार्केट डाउन हो रहा है, हालांकि गवर्नमेंट इसको बूस्ट करने का पूरा प्रयास करती है। चलो अब हमारा सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स, अभी तक की यात्रा आपने तय की है, बस थोड़ा सा और चैप्टर बाकी है, और सक्सेसफुली आप इस चैप्टर को पूरा कर जाओगे बहुत अच्छे से, और एग्जाम के टाइम पर इसको फिर से रिवाइज करें, कोशिश करें बीच में 1-2 बार और रिवाइज करें, है ना। तो डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। फ्रेंड्स, भारत में खेती का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। हमारे भारत में 60% से ज्यादा लोग खेती में जुड़े हुए हैं, और बात यह है कि हमारे भारत में कई सारे किसान आज भी रेनफॉल पर या फिर कहें मॉनसून पर डिपेंडेंट है, और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, कई कमियां हैं। उन कमियों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए हमें सीरियसली क्या करने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। हमें इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है, हमें टेक्नोलॉजी जो है वो परचेज करनी है, इन्वेंट करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, लोगों तक पहुंचानी है, फार्मर्स तक पहुंचानी है, उनको सुविधाएं देनी है, बहुत सारे काम करने हैं, वो आपके इसमें आता है। तो 1 बाय 1 करके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अपन। सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है हमारी कंट्री में, लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री में, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बोलो यस, ये मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगला बात करते हैं एग्रीकल्चर, जो कि हमारे भारत में 60% से ज्यादा लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, आजीविका प्रोवाइड करता है, उनका घर चलता है। इसलिए देखो, इट नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अगला, हमारी कंट्री में ऐसी चीज को देखते हुए क्या क्या चीजें की गई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई उस लेवल तक, फिर बाद में जाके कुछ और भी चीजें होती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन आपने 9th क्लास में रशियन रेवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ा था, आपने देखा कि सारे फार्म्स को मिला दो और उसके ऊपर फिर खेती करो मिलकर, है ना, कलेक्टिवाइजेशन। दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मींस जो छोटे छोटे आपके लैंड होल्डिंग साइजेस हैं, लोगों के पास छोटी छोटी जो जमीनें हैं, उन सबको आप मर्ज कर दें, कंसोलिडेट कर दें, इकट्ठा कर लें, फिर उसके ऊपर खेती करें। तीसरा है इसमें कोऑपरेशन, और जमींदार जो सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम, उसको अबोलिश करना। ये तीनों के तीनों स्टेप्स जो है वो आपके लिए गए थे। और एक बात और सुनो कि जो आपका इंडिपेंडेंस के बाद जो ये जो आपके प्लान हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, इनको प्रायोरिटी दी गई थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखना जरा थोड़ा सा कि जो रिफॉर्म्स हुए थे वो उतने ज्यादा कारगर नहीं रह पाए, उतने ज्यादा कहें कि सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे। इस वजह से बाद में जाके हमें कुछ और भी चीजें करनी पड़ी। तो पहले एक बार ये देखो ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला, लैंड रिफॉर्म हमारे भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1950, 5 साल जोड़ दो इसमें, 1956, हमारे भारत में टोटल 12 5 ईयर प्लान्स आए थे। 2017 में आपका 12th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ। 2015 से उसकी जगह नीति आयोग ने जगह ली, है ना, उसको रिप्लेस किया। खैर, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 में इनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, लैंड रिफॉर्म के ऊपर। तो फ्रेंड्स, लैंड रिफॉर्म क्या होता है, ढंग से सुनना। लैंड रिफॉर्म में आप यूं कह सकते हैं कि उन लोगों के पास में जमीनें नहीं है, तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करें, ऐसे लोगों के पास जिनके पास जमीनें थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो जमीनें किसको देनी है, गरीबों को देनी है। ये काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। मींस आप कह सकते हैं कि दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग लैंड्स, दे विल बी गिवन और डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड्स बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। लैंड होल्डिंग साइज अगर कम है तो इसको मैनेज करना, इसको बढ़ाना, कलेक्टिवाइजेशन करना। जमीन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना, है ना। तो ये सारे रिफॉर्म्स किस में आते हैं फ्रेंड्स, लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। लैंड होल्डिंग साइज अगर अनइवन है तो उसको ठीक करना। गरीबों के पास, जिनके पास जो आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके पास जमीन नहीं है तो उनको जमीन प्रोवाइड करना, लैंड प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट करना, उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हो सकती है, संभव चीजें, वो लैंड रिफॉर्म में आती है। अब अगला इसमें क्या आता है, देखो आप, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे ऑलरेडी क्या हो चुका था, जमीन की जो साइज है वो फ्रेगमेंट हो चुकी है, या फिर जमीन के कई सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं, है ना। तो इससे हुआ क्या कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स जो है वो एसेंशियल बन गई। मींस जमीनों की साइज इतनी छोटी हो गई कि ये अनइकोनॉमिकल हो चुकी है, खेती करना बहुत मुश्किल था।
इसी वजह से इनको क्या करना पड़ा, कंसोलिडेट करना पड़ा, जमीनों को एक करना पड़ा। तो ये भी सारे एफर्ट्स किसमें आते हैं, आपके लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं। अगला लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो है वो इनेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत कमजोर रहा, कह सकते हैं आप। अगला ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी काफी सक्सेसफुल था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत लिमिटेड था। बात करते हैं एक बार, ग्रीन रिवॉल्यूशन ये किसके ऊपर बेस्ड था, पैकेज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। और व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि आप इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, इन दोनों को इनिशिएट किया था। कारण क्या, कारण ये था कि इंडियन एग्रीकल्चर को क्या करना है, इंप्रूव करना है। लेकिन इसका भी आप देख पा रहे हो, इसका जो कंसंट्रेशन था वो कुछ ही एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर था। तो सेलेक्टेड एरियाज का डेवलपमेंट ही हो पाया। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आप कह सकते हैं सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यू कैन ऑल्सो से। अब यहां पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर पैकेज टेक्नोलॉजी क्या होती है। पैकेज टेक्नोलॉजी सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ एचवाईवी सीड्स। देखो पैकेज टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एचवाईवी सीड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन, इन सबको मिलाकर बोलते हैं पैकेज टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसलिए जो हमने अभी पढ़ा वो सब प्रॉब्लम्स थी, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हुआ नहीं ढंग का। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 1980s और 1990s में गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया। बोलो क्या किया, 1980s और 1990s में। इसके ऊपर सवाल बनता है, इसको ढंग से कर लेना। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया, क्यों किया, क्या पर्पस था, फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। बोलो किसके लिए, फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। देखो, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, सबसे पहला क्या, क्रॉप इंश्योरेंस, इसका प्रोविजन कर दिया गया ताकि ड्रॉट से, फ्लड से, साइक्लोन से, फायर से, डिजीज से जो क्रॉप बर्बाद हो चुकी है, उस बर्बाद क्रॉप का पैसा जो है वो इंश्योरेंस के रूप में उस किसान को मिले, क्रॉप इंश्योरेंस। दूसरा, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया है ना, ताकि किसानों को क्या मिले, चीप लोन्स मिले, सस्ती रेट में लोन्स मिले। फिर केसीसी जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। फिर उसके बाद PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी किसानों के लिए सरकार लेके आई है ना। और ये किसके लिए बोलो फ्रेंड्स, ये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए है। इसके अलावा अगर फार्मर्स को पता पड़ जाए कि मौसम खराब होने वाला है, बरसात होने वाली है, मौसम किसी भी तरह से खराब होने वाला है, बारिश इस बार कम होगी, तो किसान अलर्ट हो जाएंगे और वो अपनी क्रॉप्स को बचा पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन्स गवर्नमेंट इशू करती है, जारी करती है, और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स लॉन्च करती है गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस करती है किसके ऊपर, रेडियो और टेलीविजन के ऊपर। ये स्टेप्स किसमें लिए गए हैं फ्रेंड्स, बोलो, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। या इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अगला, गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, जिसको आप पढ़ चुके हैं। साथ साथ रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, ये सारी की सारी प्राइसेस फार्मर्स के लिए होती है। क्रॉप को ग्रो करने से पहले ही गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, ताकि फार्मर्स का मिडिलमैन के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला जो लास्ट टॉपिक है अपना, 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछ सकते हैं, भूदान ग्रामदान मूवमेंट क्या है। इसको बोलते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बोलो क्या बोलते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। बस आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, थोड़ी ही देर की बात है। तो ये एक तरह का मूवमेंट है जिसको किसने लीड किया था फ्रेंड्स, विनोबा भावे ने इसको लीड किया था। इसका नाम क्या है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे रिवॉल्यूशन में किसी का खून नहीं बहा। तो भूदान और ग्रामदान, नाम से देखो आप, भूदान मींस लैंड डोनेट करना, ग्रामदान मतलब कि पूरा का पूरा गांव, विलेज डोनेट करना। तो कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। गांधी जी ने जो है वो विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक वारिस डिक्लेयर किया, स्पिरिचुअल एयर डिक्लेयर किया। और विनोबा भावे क्या थे, ये गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते हैं ग्राम स्वराज्य, उसके ये सपोर्टर थे फ्रेंड्स। क्या थे, सपोर्टर थे किसके, ग्राम स्वराज्य के। विनोबा भावे ने पदयात्रा की, पैदल चल के यात्रा करी और गांधी जी के इस मैसेज को फैलाया, पूरे भारत में फैलाया। अब देखना एक बार क्या हुआ कि ये एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे आंध्र प्रदेश के अंदर, पोचामपाली करके एक जगह है, वहां पर एक लेक्चर दे रहे थे। पोचामपाली जगह है, बोलो कहां पर, आंध्र प्रदेश में। वहां पर क्या हुआ कि लेक्चर देते समय
भाषण देते समय कुछ गरीब लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उठे और इनसे डिमांड की कि बाकी सब बातें ठीक है लेकिन थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो बहुत भला होगा और कृपा होगी, ऐसा लोगों ने कहा। तो विनोबा भावे एकदम से हक्के बक्के रह गए, बोले अब मैं क्या बोलूं। तो ये उस समय प्रॉमिस नहीं कर पाए लेकिन एंश्योर जरूर किया कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा। तो ये बात हो ही रही थी और एकदम से यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ, नाम क्या उसका, श्री रामचंद्र रेड्डी। तो रामचंद्र रेड्डी एकदम से खड़ा हुआ और इसने तुरंत ऑफर कर दिया, बोले मैं मेरी 80 एकड़ जमीन को क्या करता हूं, डोनेट करता हूं। कितने लोगों में, 80 लोगों में डोनेट करता हूं। और इन 80 लोगों में वो लोग होंगे जिनके पास में जमीनें नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है, रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ जमीन को 80 लोगों में जिनके पास जमीन नहीं थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको डोनेट कर दिया। इस एक्ट को क्या कहा गया फ्रेंड्स, भूदान कहा गया। जमीन डोनेट करना कहा गया, भूदान कहा गया, है ना। अगला ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ बाद में जाके, कुछ जमींदार जो थे, जमींदार जिनको अपन क्या बोलते हैं, ऑनर्स ऑफ मेनी विलेजेस, है ना। जमींदार मींस ऑनर्स ऑफ मेनी विलेजेस। इन्होंने क्या ऑफर किया, इन्होंने अपने कई सारे गांव को डोनेट करने का जो है वो डिसाइड किया। बोले हम गांव के गांव डोनेट कर देंगे, किसके बीच में, लैंडलेस पीपल के बीच में। तो जब जमींदार ने गांव डोनेट की बात की, गांव डोनेट कर दिए, इस एक्ट को क्या कहा गया, बोलो फ्रेंड्स, ग्रामदान। क्या कहा गया, ग्रामदान। ग्राम मतलब विलेज, दान मतलब डोनेट, विलेज डोनेट किसने किया था, जमींदार ने। एक बात और भी है इसमें कि कई सारे लैंड ओनर्स ने अपनी जमीनों को डोनेट इसलिए किया क्योंकि उनको डर था। उनको डर किस चीज का था, बोलो, कि ये लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट में उनकी जमीनें कहीं चली नहीं जाए। लैंड सीलिंग एक्ट उस समय 1970s में आया था और इसका जो है एम क्या था, पर्पज क्या था, कि जिनके पास मैक्सिमम लिमिट तय कर दी सरकार ने कि इतनी जमीन से ज्यादा अगर किसी के पास जमीन होगी तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, गवर्नमेंट उसको अक्वायर कर लेगी। तो इस लैंड सीलिंग एक्ट के डर से भी कई सारे लोगों ने जमीन डोनेट कर दी थी उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मूवमेंट था, भूदान ग्रामदान मूवमेंट, इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। फ्रेंड्स जरूर ध्यान में रखना, है ना। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। हमने पूरा चैप्टर डिटेल से देखा है, कुछ भी हमने मिस आउट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि चीजें जो अपन ने पढ़ी है आपको समझ में आई होगी। आप कई सारी चीजें अपन समझ जाते हैं बट याद नहीं होती है। याद करने के लिए आप इसको बार बार रिवाइज करें। मेरा यही कहना है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज्यादा रिवाइज करें क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनको ज्यादा रिवाइज करना पड़ता है। और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स तो थोड़े इजी होते हैं, तो वो थोड़ा समझने में आसानी होती है, लिख भी अपन आराम से पाते हैं। ईयर्स याद करने के लिए, डेट्स याद करने के लिए एक छोटी सी नोटबुक जरूर बनाएं, उसमें सारी डेट्स और उनके सामने इवेंट्स लिखें, उसको वीकली रिवाइज करें। याद करने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए कंटेंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपको ये कंटेंट 100% समझ में आया होगा। और आपको करना क्या है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। क्लासेस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी जरूर बताना है कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल नाउ, लास्ट तक देखने के लिए। और यस, जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच अगेन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।